क्या यही तरीका है? क्या इस तरह से आप टीवी पे चिल्ला के, आप टीवी पे बोल के क्या युद्ध जीत लोगे? क्या इंडिया ऐसी चीज़ करेगी जिससे 2.5 मिलियन जो वहाँ पे रहते हैं उनकी खेती वगैरह सब अफेक्ट हो? मतलब आपको इस टाइप की सुनने को मिलेंगे कि 3 दिन का ही एमिनेशन है, 7 दिन का ही पेट्रोल है। तो इसमें मतलब असलियत क्या है? ये कितना एग्जैजरेटेड? ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली क्या हुआ? वी नो। जोश से नहीं होता कुछ भी, होश से होता है। होश में रह के सब काम करो। और देखो अभी गवर्नमेंट ने कितना होश, तो जब 814 का जो अपहरण हुआ था उसमें सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि अनफॉर्चुनेटली गलत डिसीजन है। बेसिकली हमें पाकिस्तान आर्मी से मतलब नहीं है। वो तो ये कहती है नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो इंडिया के लिए विल इट बी अ वॉर ऑफ चॉइस या वॉर ऑफ नेसेसिटी? ये बहुत खतरनाक सिचुएशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जहाज आ गया था, पाकिस्तान का सर्वर जेट आ गया था, ताजमहल के ऊपर तक आ चुका था। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, टेररिज्म का? कि कुछ नहीं पता कि किस सिटी में कितने लोग हैं ये लोग। वैसे तो सर कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है और आपकी पर्सनालिटी देख के तो एवरीवन वुड नो, बट एक थोड़ा बता दूं ऑडियंस को कि एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर है हमारे साथ। 35+ ईयर ऑफ सर्विस रहा है एयरफोर्स में एंड आप इंटेग्रल पार्ट थे। हम कारगिल वॉर कह देते हैं बट एज आपने राइटली बताया लास्ट टाइम हमें कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। एंड हम तो स्पेशली सर आपसे बात करना चाहते थे ड्यूरिंग दीज ट्रबल टाइम्स, आई वुड से कि एक फॉग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नॉट फॉग ऑफ वॉर, बिकॉज बहुत सारे हर कोई ना आजकल सॉर्ट ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स हो गए हैं एंड खासतौर पे मीडिया पे तो बहुत आने लगे हैं एंड हम चाहते थे दैट वी स्पीक टू समवन जो एक थोड़ा क्लैरिटी से, काम तरीके से, एक वाइज हेड कोई जो बताए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड तो इसलिए सर थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड स्पेशली एक ऐसा इंसान जिसने वॉर खुद देखी है, जिसने देखा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सर सबसे पहले तो पहलगाम टेरर अटैक से चालू करते हैं। थैंक यू कॉलिंग मी है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिनको टेररिस्ट ने जो है इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। हत्या करी वो एक बात है, लेकिन जो भी टेररिस्ट होते हैं उनके एम, अभी तक एम ये लगता था कि वो टेरर फैलाना चाहते, डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस अटैक में जो है उनका मोटिव लगता है कुछ और था। उनका मोटिव मुझे जो लगा वो ये था कि हिंदुओं को मार दिया। और जैसा कि न्यूज़ आ रही हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यू भी हमने देखे हैं, उसमें एक जब उस लेडी ने उनसे, आतंकवादियों से बोला कि हमको भी मार दो, मुझको भी मार दो, तो उनको बोला कि नहीं, तुमको छोड़ रहे हैं और जाके मोदी को बोल दो। तो इसका मतलब मोटिव अलग था। ये मोटिव अलग हो गया। अभी तक हम कहते थे ना जिहाद है, कश्मीर हमको चाहिए, उसकी वजह से हम जिहाद कर रहे हैं। दूसरा हो कि मास किलिंग कर रहे हैं, हम डरा रहे हैं लोगों को, टेरराइज कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने और हमको कश्मीर दे दे, या जो भी उनके मोटिव। लेकिन इस बार जो है ऐसा लगता था कि भारत में वो एक डिवाइड पैदा करना चाहते थे। और यदि इसको लिंक करो तो कुछ, मेरे ख्याल में कुछ वीक्स पहले जो है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे आज़म मुनीर, उन्होंने भी इसी टाइप की कुछ बातें करी थी। उन्होंने भी कहा था कि एक दो देश, टू नेशन थ्योरी, और कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान थे, तो मुसलमान ही आ गए तो पाकिस्तान बन गया, वो हिंदुस्तान बन गया। इस टाइप की बातें इतने सीनियर लेवल पे करना, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज की डेट में किसी भी देश का जो आर्मी चीफ होता है वो उसके एक एक शब्द बहुत तौल तौल के बोलता है कि जिससे किसी भी तरह का गलत मैसेज ना जाए। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बना ही धर्म के बेस पे है, तो वो श्रीमान जी जो हैं इस टाइप के वक्तव्य दे रहे हैं, बहुत ही डिस्गस्टिंग है एक आर्मी चीफ के लिए। तो मैं तो कहूँगा ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस टाइप की बातें करी तो बिल्कुल मैसेज क्लियर हो गया कि आप हमारे देश में जो डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हो, आप हिंदू मुसलमान करके हम लोग को भड़का रहे हो। लेकिन देखो अपने देश में कितनी एकता है, कोई नहीं भड़का। उल्टा जितने अपने देश के मुसलमान थे, जितने हम लोग भारतीय हैं, उतने वो भी भारतीय हैं। अरे जो इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का है, ये देश उसका है, देश की सब संपदा उसकी है, देश के सब रूल वो फॉलो करता है। तो ये कहना कि केवल हिंदुओं का ये देश है या केवल मुसलमानों का है या उसका है या इसका, नहीं नहीं, जो देश में पैदा हुआ हम सबका देश है। और सबने देखो कितना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया कि जो भी हुआ है कश्मीर में बहुत गलत हुआ। अच्छा, दूसरा जो मुझे रीज़न लगता है कि कश्मीर कुछ समय से वहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा था। मैंने भी काफ़ी समय निकाला है कश्मीर में, और वाकई लोग डरते थे कश्मीर जाना। मतलब बहुत गिने चुने लोग, बहुत जिनको बहुत ही ज़्यादा घूमने का शौक़ है वही कश्मीर जाया करते थे। उनको भी एक अंदर से एक दहशत सी रहती थी।
लेकिन पिछले कुछ समय के बाद से हम देख रहे थे कश्मीर में इतनी भीड़ लगने लगी, इतना टूरिज्म बढ़ गया कि ये भी एक दिक्कत हो रही थी पाकिस्तान को कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही कि हैं। नॉर्मलाइज हो रहा है, वहाँ के लोग जो हैं प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। यदि देखो तो जो बात करते हैं लोग कि घोड़े वाले जो साल भर कुछ नहीं कमाएंगे, वो पता चला 4 दिन में उन्होंने 1 लाख रुपए कमा लिया, क्योंकि कोई रेट तो फिक्स है ही नहीं वहाँ किसी चीज़ का। यदि घोड़े वाला ने कहा मैं 10,000 लूंगा तो 10,000 लेंगे, और लोग भी दे देते हैं क्योंकि वो घूमने आए हैं। तो एक ये भी रीज़न था कि ये तो हाथ से निकल रहा है। अच्छा, वहाँ के लोग, जैसे अंग्रेज लोग कहते थे कि भारतीयों को आधा पेट रखो, भूख में रहेंगे वो तो रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे नहीं, बस वो इस चक्कर में लगे रहे कि हमारा पेट भर जाए। तो यही स्ट्रेटजी जो है बहुत साल से कश्मीर में चल रही थी। ना कोई बिजनेस था, ना टूरिज्म था, मेनली टूरिज्म ही उनका बिजनेस है, लेकिन हाँ इसके अलावा भी उनके सेफ्रॉन और कालीन वालीन के बहुत सारे बिजनेस उनके भी हैं, लेकिन वो सब ठप पड़े हुए थे। तो ये भी एक दिक्कत, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो लोग भूखे पेट हैं तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अब उनका पेट भरना शुरू हो गया था, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे थे कि वो मस्त थे, वो लोग खुश थे। शिकारा जो है सबने रिपेयर करा लिए थे, कुछ लोग जो वहाँ पे हैं बता रहे कि यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। तो उस माहौल को ख़त्म करने के लिए ये एक साजिश रची थी, और ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, भले ही पाकिस्तान माने जाए ना माने, कि आपके देश में ही तो पल रहे हैं, वो आपके देश में पल रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि ओसामा बिन लादेन उन्हीं के देश में था। वैसे आप डिनाई करते रहते हो, जब तुम्हारे देश से अमेरिका ने मार दिया तो अब कहाँ डिनाई करोगे, तो तुम्हारे देश में ही तो पल रहे हैं, तुम ही तो उनको पाल रहे हो। आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर इंडियन गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? वी नो के 9 उन्होंने टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया जो पाकिस्तान के अंडर ही थे, इंक्लूडिंग इन पीओके एंड आल्सो क्लोज टू पंजाब। तो ये जो कल रात को हुआ है, भारत ने एक बहुत तगड़ा एक बार फिर से, एक बार तो बालाकोट का जवाब दिया था, इस बार फिर से बहुत तगड़ा जवाब दिया है। मुझे लगता है पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए, और जहाँ तक रिटेलिएशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कर सकता है। अभी मैं जस्ट निकला था तो उनके, अब पता नहीं सही है गलत है, एक टीवी न्यूज़ पे मैं सुन रहा था कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे बशर्ते पाकिस्तान इंडिया ये यहीं पे ख़त्म कर दे। रिलीफ मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, नॉट टू दोज जो टीवी पे आके इतना चिल्ला रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली उनको पता नहीं है वॉर होती कैसी है। एक्चुअली यदि देखो ना कि हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडिया है कि उसको बहुत सारे लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। दूसरा, यूट्यूब में कुछ लोग बना बना के डालते चले जाते हैं, उसको भी लोग सुनते हैं, वो भी देखते हैं कि अच्छा, खासकर जब वो देखेंगे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर, खासकर सीनियर ऑफिसर्स इस टाइप की भाषा यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लगता है बिल्कुल मारो काटो मारो काटो मारो काटो ठोको। हाँ, अरे भाई सबसे यूज्ड वर्ड तो यही चल रहा है। हाँ ठीक है, हमारा दुश्मन है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन क्या यही तरीका है? क्या इस तरह से आप टीवी पे चिल्ला के, आप टीवी पे बोल के क्या युद्ध जीत लोगे? मुझे तो लगता है यदि आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा कई बार शक होता कि आपने देखा है युद्ध कैसे शुरू होता है, या कैसे लड़ा जाता है युद्ध, या युद्ध की प्लानिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर सोचने पड़ते हैं। और उससे बड़ी बात, जो लोग अभी सर्विस में हैं, जो लोग रिटायर हो गए वही टीवी पे आते हैं। जो सर्विस में है वो सक्षम है, हम सबको उन पर विश्वास करना चाहिए, हम सबको अपनी सरकार पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, कई बार मुझे लगता है ना कि जैसे कई बार कहते हैं ना पत्ते नहीं दिखाना, तो टीवी पे आपने इतने सारे ऑल्टरनेटिव डिस्कस कर लिए तो सब चीज़ खुल गई ना, ओपन हो गई। तो जो पाकिस्तान है उसको भी समझ में आ गया, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों आप अपने पत्ते खोल रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हो, आप नॉलेजेबल हो, आप रिस्पेक्टेबल हो, आप अच्छे आर्मी से या नेवी से, एयरफोर्स से आप रिटायर हुए, आप रिस्पेक्टेबल हो, आपकी पूरी रिस्पेक्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट होकर हमको बोलना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए हम लोग के ऊपर। तो सर, ऑपरेशन सिंदूर में एग्जैक्टली क्या हुआ? वी नो दिस साइड के 9 टेररिस्ट साइट्स जो थी पाकिस्तान के अंदर, जो जहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग की जाती थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको अटैक किया गया। तो कैन आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में बहुत सारी आई वुड से मिस इन्फॉर्मेशन तो फैलती ही है, तो व्हाट एवर यू कैन टेल अस। देखो, अभी जो है ऑफिशियल ब्रीफिंग भी हुई है इसके बारे में। तो एक सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है कि इस ऑपरेशन का जो नाम है सिंदूर, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने सिंदूर पे ही अटैक किया, जितने हस्बैंड थे उन सबको मारा गया। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन जो लेडीज़ थी उनके सिंदूर पर अटैक हुआ, तो इस सिंदूर ने जो है उनको जवाब भी दे दिया।
तो सिंधु नाम जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ को जो है देवी माना जाता है, देवी को हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, तो उसी देवी माँ ने जो है सिंदूर के साथ तगड़ा जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान कभी सोच पाएगा कुछ और। जैसा ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया है कि 9 जो स्पॉट थे उन्होंने उसको पहले से ही सोच के रखा हुआ था, क्योंकि ये वो स्पॉट हैं जहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है। बेसिकली हमें पाकिस्तान आर्मी से मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि आपके जो ट्रेंड टेररिस्ट हैं वो हमारे यहाँ आके गदर ना बचाए। आप अपने देश में किसी और देश में जो भी आपको करना है करो। खासकर हम उसको भी क्रिटिसाइज करें, किसी देश में टेररिस्ट आप भेजोगे तो उसके लिए भी हम तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ तो सीधा आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को किल कर रहे हो, और उसके बाद हमको चैलेंज कर रहे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हो कि जाओ मोदी जी को बता देना। तो जितने भी पीओके के आसपास और जो हमारा एरिया एलओसी के आसपास जो भी एरिया था, इसमें ही टेररिस्ट कैंप चल रहे थे। इसके पहले भी जब बालाकोट में ऑपरेशन हुआ था उसमें भी जो है मुजफ्फराबाद में जो है एक ट्रेनिंग सेंटर था। ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने आज ही सेलेक्ट कर लिया ये सब, आज ही हमने टारगेट सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली जो है वो इसको कलेक्ट करते रहते हैं, कोलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और हर समय ऐसा सोचा जाता है कि जब मैक्सिमम टेररिस्ट हो वहाँ पे, क्योंकि टेररिस्ट तो आते जाते रहते हैं, तो ऐसा एक प्लान बनाया जाता है कि जब मैक्सिमम टेररिस्ट हो तब जो है वो हम अटैक करें। अब वो चांस की बात है, समय ये निकला, तो जाके जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का ये जॉइंट ऑपरेशन था, दोनों ने मिलकर अटैक किया और केवल पिन पॉइंट अटैक हुआ। जितने भी टेररिस्ट कैंप थे, अब वो मैं देख रहा था एक मीडियम में बोल रहे थे कि उनकी मस्जिद गिरा दी गई। हाँ, नहीं, अल जजीरा पे न्यूज़ है ये। हाँ, तो जबकि जो अपना ऑफिशियल वर्जन है उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। वो टेररिस्ट कैंप ही हैं, टेररिस्ट जिसमें रहते थे वो बिल्डिंग्स हैं, उनकी फैमिलीज जो रहती थी वो बिल्डिंग है। अभी मीडिया ये बता रही कि जो मसूद अजहर है उनके फैमिली मेम्बर्स भी मारे गए इसमें। और एक टीवी न्यूज़ तो ये भी कह रही कि वो आंखों से आंसू बहा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहाँ से देख लिया उनको, मतलब आज तक तो किसी ने देखा नहीं, तो इन्होंने जो है ये भी देख लिया कि वो आंसू बहा रहे थे, आंसू बहा के कह रहे थे कि मुझको क्यों नहीं मार दिया गया। यदि ये सच है तो आ जाओ, तुमको ही मार देते हैं, तुम्हारे कारनामे तो बंद हो। जो तुम इतने सालों से, वो तो उस समय छूट के चले गए 99 में जब IC 814 का तुमने अपहरण करवा लिया था और तुम छोड़ के चले गए। जो काठमांडू से, हाँ, तुम मरना है तो आ जाओ, मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। तो ये जो अटैक हुआ है बहुत ही बढ़िया प्लान्ड, पिन पॉइंटेड, और इससे जो है एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि यदि तुम टेररिस्ट हो और ऐसी जगह छुपे हो, वहां भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान साइड से कि सिविलियंस को मार दिया गया। क्या होता है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, अब उसमें कोलेटरल डैमेज कितना हुआ है इसकी पुष्टि तो कम से कम अपने ऑफिशियल चैनल पे तो नहीं हुई है। अब ऐसे तो कुछ भी मीडिया में वो पाकिस्तान वाले तो अपना तरफ की स्टोरी सुनाएंगे ना, तो यदि वो कह रहे हैं कि इतने मरे हैं ये है वो, अब उस पर हम क्या विश्वास करें। तो इंडिया ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यूज करी या दे यूज्ड एयरक्राफ्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट ने LOC क्रॉस नहीं किया। ओके, किसी भी जहाज ने LOC क्रॉस नहीं किया। और इस बार जो है हमारे Su-30 MKI, मिराजेस और राफेल, इन 3 जहाज़ों का जो सुनने में आता है, ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने जो वहाँ पे फायरिंग करी है, जो मिसाइल भेजे हैं, वो मिसाइल ऐसी होती हैं कि उस मिसाइल में यदि आपने कोऑर्डिनेट उस जगह के डाल दिए तो आप विद इन दैट रेंज, यदि आप उसको ड्रॉप कर दोगे तो वो गाइड होके उस जगह पहुंच जाएगी और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसी टाइप की जो मिसाइल थी उन पर दागी गई हैं। इसके अलावा सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन भी जैसे होते ना, गए और जाके वहीं पे जाके फट गए। कामाकाजी ड्रोन कहते हैं। ईरान आई थिंक काफी अच्छे बनाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, कामाकाजी ड्रोन, तो वो भी यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा आर्मी ने भी जो है कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर करी। अच्छा, बट इनका एडवांटेज यही है कि कोऑर्डिनेट फिक्स है। कोऑर्डिनेट हमको पहले से ही पता चल गए थे, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन थी, IB ने कुछ इकट्ठी करी थी, ह्यूमन इंटरव्यू थी, सब कुछ था, उससे कोऑर्डिनेट पता है। आजकल तो GPS यूज़ करो, सैटेलाइट से सब जगह के, अभी यहाँ बैठे हैं इसके भी कोड पता चल जाएंगे कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन है इसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट कहाँ पे है क्या है। तो मिसाइल में वो फीड किया गया कंप्यूटर में और वो गई और उन्होंने हिट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉर्मली इस टाइप का ऑपरेशन कितना टाइम लगता है? मतलब ये कुछ आधे घंटे में हो गया होगा, 20 ये मिनट्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचा और वहां से उसने मिसाइल ड्रॉप कर दी, मे बी फ्यू मिनट्स।
उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है दैट उन्होंने 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल हैं और 2 जो हमारे पास रशियन मेड है। हाँ, इसमें ये कितनी सच्चाई है? अब यदि गिराए तो फोटो भेज दें वो। अब कुछ फोटो जो मैंने देखे हैं, मैंने इतने साल निकाले हैं मिराज और सू-30 देखते देखते, मैं तो नहीं पहचान पाया। हाँ मैं पहचान नहीं पाया कि ये वही जहाज है। ये क्या होता है जब वॉर होती है ना, तो हर एक कोई वन मैन, तो वो अपनी चीज़ बताएंगे, हम अपनी चीज़ बताएंगे, बट सच्चाई कुछ समय के बाद सामने आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। कम से कम हमारे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है, ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी कुछ है कि ऐसी जी। कोई भी ऐसा कुछ कुछ है। पठानकोट में बता रहे हैं कुछ, बट वो भी इतना कोई पुष्टि नहीं हो पाई है उस चीज़ नहीं, की। किसी भी चीज़ की आधिकारिक तौर से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी इसको नहीं बताया। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी ने भी इस बात को नहीं स्वीकारा है, और मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। इस पे पाकिस्तान भी तो हाई अलर्ट पे रहा ही होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। हाँ, पाकिस्तान तो बहुत समय से हाई अलर्ट पे है। हाँ। बहुत समय से हाई अलर्ट पे है। अच्छा है, उनका खूब पैसे खर्च हो रहा है। हम्म अच्छा है, देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी हमारी। वो कहते हैं ना, भेड़िया आया है, भेड़िया है, भेड़िया है। तो धीरे धीरे जो है ना, उनके अंदर लेथार्जी सेट होना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि हाई अलर्ट पे कब तक रहोगे आप? पैसा भी खर्च होता है बहुत, और मोटिवेशन लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। लोग भी जो है धीरे धीरे तस्त हो जाते हैं कि भेड़िया आ तो है नहीं रहा, काहे के लिए हमको यहाँ भेज दिया। तो फिर अचानक एक दिन भेड़िया आता है और खा जाता है सबको। तो इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी कि आप इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, हमको जब आना होगा तब हम आएंगे। तो है, अभी भी वो अलर्ट पे है। काफ़ी, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते या 10 दिन तो हो ही गया उनको अलर्ट पे। ऑलमोस्ट आज 15th डे है। हाँ, और जब उन्होंने मूवमेंट भी कर दिया, उन्होंने काफ़ी अपने फाइटर जहाज जो है ऑपरेशन ऑप लोकेशन कहलाती है, उस पर मूव कर दिए थे उन्होंने। इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि पहले डरा दो तो वो सबके सब बॉर्डर पे पहुंच बिल्कुल। इमीडिएटली तो आई डाउट बहुत ही कम रिएक्शंस होते होंगे। हाँ, अभी करंटली एलओसी के अलोंग भी काफ़ी आर्टिलरी फायरिंग की है पाकिस्तान ने, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी कुछ लोग मारे गए हैं, काफ़ी इंजर्ड हैं। एलओसी के अक्रॉस कंटिन्यूस फायरिंग है। आपको क्या लगता है ये कहाँ जा रहा है ये, या ये थोड़े टाइम में काम डाउन हो जाएगा? एलओसी पे फायर की जो वारदातें हैं ना, वो होती रहती है। ये कोई नई चीज़ मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि एक कोर्स के दौरान जो है हम लोग पूरा एलओसी में घूम रहे थे, तो वहाँ पे जो रहते हैं बीएसएफ और ये सब रहते हैं, वो बताते हैं कि एलओसी पे फायरिंग जो है कभी कभी छुटपुट फायरिंग होती रहती है। तो मुझे लगता है कि हमको जो वारदात हुई पहलगाम में, उससे जोड़ के इसको नहीं देखना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि एक नॉर्मल है, जो बीच बीच एलओसी पे कुछ पोस्ट है, वहाँ पे फायरिंग हो ही जाती है और होती भी रहती है, काफ़ी सुना है मैंने। अब वो उस फायरिंग में यदि कोई आ गया बीच में, तो हो सकता है उसको लगी हो। थोड़ा हम लोग जो नॉर्मल सिविलियन लाइफ हमारी जो जहाँ डिस्टर्ब हो रही है आज के दिन, बिकॉज आज ही के दिन ऑपरेशन हुआ है एंड आज ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके वहाँ के नॉर्थ के एयरपोर्ट्स क्लोज्ड हैं। आपको क्या लगता है कब तक ऐसे चलेगा, या विद टाइम आई थिंक आज के बाद में भी ओपन कर देंगे, या चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं? अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, बस जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी दम है कि वो रिटेलिएट करे। ये छुटपुंजिया चीज़ें जो है ना, वो ऐसे जो है हरकतें करता रहता वो, और ये करता रहेगा। बाकी सिविल एयरलाइंस के लिए कब खुलेगा ये, थोड़ा मुझे लगता है उसमें तो थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भारत भी जो है ना वो नज़र रखे हुए है, और सब कुछ इनपुट आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास में। पाकिस्तान में भी जो है ना बहुत सारी बातें चल रही है, वहाँ पे भी पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डेवलप हो रहा है। काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान में भी भारत के हितैषी बहुत हैं। वो लोग ये कहते हैं कि 2 कंट्री थे हम लोग, दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए, और भारत कहाँ पहुँच गया, तो अभी हम कश्मीर में ही अड़े रह गए। कश्मीर से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कुछ सोच ही नहीं रहे अपने देश के बारे में। भारत के लोग जो हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना डेवलप कर गया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। भारत के लोग जो हैं विदेशों में जाके कितना नाम कमा रहे हैं, और हम अभी यहीं फंसे हुए। तो वहाँ के लोग भी परेशान हो चुके। इसलिए देखो, आर्मी के अगेंस्ट में वहाँ रिवोल्ट हो चुका है एक बार। सिविल जितने लोग थे, रिवोल्ट हो गया था, आर्मी के ऑफिसर्स के घर में जाके मारपीट की। तो पाकिस्तान में तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, एक आर्मी हो गई उनकी, और एक आईएसआई हो गई। ये तीनों ने मिलकर जो है वो देश का सत्यानाश कर रखा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वहाँ की पब्लिक को जो है ना, इनके तीनों को भगा देना चाहिए। वैसे हमारी काफ़ी ऑडियंस, आई वुडंट से काफ़ी, बट सर्टन नंबर पाकिस्तान से भी है, बिकॉज हमने जो पर्टिकुलर वीडियोस बनाए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इकोनॉमी ऑफ वॉर, एंड आई थिंक वो लोग मे भी समझे हुए हैं ये बात
काफी, बिकॉज जो हमको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इवन दो हमने उस वीडियो में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया कि वहाँ पे टेररिज्म है, तो दे ऑल केम बैक विद अ वेरी मैच्योर माइंडसेट, एटलीस्ट जिन्होंने कमेंट किया कि हाँ है, हम जानते हैं, हम उससे क्या कहते हैं, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे वॉर ना हो। तो ये आई वुड से कि जो मतलब जो आपने बताया कि ऑलरेडी वहाँ पे सफ़र कर चुके हैं, मतलब लोग दे डोंट वांट दिस। हाँ, एंड आई डोंट थिंक इंडिया के लोगों को भी चाहना चाहिए। वो मीडिया अपने टीआरपी के लिए करता है, वो अलग बात है, उस पर अपन आएंगे। बट नहीं, वॉर जो है ना, मैंने पहले भी बोला है कि वॉर कोई अच्छी चीज़ कौन है। हाँ, बट लेकिन कुछ चीज़ें थोपी जाती हैं। अब ये होता है ना कि यदि कोई एक आदमी आपको चांटा मार रहा है, फिर मार दिया उसने, फिर दोबारा फिर मार दिया, तीसरी बार मार दिया, तो वो धीरे धीरे उसको लगने लगता कि ये वीक है। पाकिस्तान की आर्मी जो है अपने आवाम को ये बताती है कि हम बहुत स्ट्रांग है, हो तुम खोखले, ना तो तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास विल है, ना तुम्हारे पास इतना मोटिवेशन है, बहुत करप्ट है, बहुत ज़्यादा करप्ट है। तो लेकिन अपनी आवाम को, क्योंकि उन्हें देख लिया, आवाम ने एक बार घुस के तहलका मचा दिया था वो आर्मी में, तो उनको लगता कि किसी तरह इनको अपने सिंपैथी लोग। अनफॉर्चुनेटली इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी जो बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आता है, अपने यहाँ के जितने भी आर्मी के जनरल हुए हैं उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वो अपने में, हम लोग जैसे हम भी डिफेंस में हैं, अपने में मस्त हैं कि सरकार हमारी है, XYZ किसी भी पार्टी की सरकार बने, सरकार की ये हमको हुक्म मानना है, और प्रथम हमारे लिए देश है। पाकिस्तान के जितने भी अभी तक रहे हैं आर्मी के कमांडर है, उनका पॉलिटिकल मोटिव रहा है। उनको लगता है कि अच्छा वो वाला जनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गया था, तो वाई नॉट मी, वाई नॉट मी। अपने ऐसा कुछ है, पॉलिटिक्स और डिफेंस बहुत नहीं, बिल्कुल अलग वहाँ है, पे बिल्कुल वहाँ तो मिक्स है, पता नहीं चलता कि कौन है क्या है उधर। और अच्छा, तीसरा एलिमेंट और है आईएसआई, तो बड़ा हौच पौच मचा रखा है, बहुत हौच पौच है। और ये मुझे लगता है जो पाकिस्तान की जनता है ना, उसको ही सुधारना चाहिए। एक अभी हमारे काफ़ी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं। हाँ। ये क्या चीज़ हैं, एसेंशियल क्यों हैं, एंड क्या हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए एज सिविलियंस, या वी कैन बी अश्योर्ड कि ये सिर्फ। देखो, पाकिस्तान जो है ना, शुरू से एक ऐसा कंट्री रहा है कि उस पर भरोसा तो कभी किया ही नहीं जा सकता। अब हम लोग जो हैं, दुनिया भर की हम कैलकुलेशन करके कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पे अटैक कभी नहीं कर सकता, ना करेगा, ना उसमें दम है, और करेगा तो और मारा जाएगा। लेकिन यदि बाई चांस, जो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, फिर भी एक ऐसे सिनेरियो अपन ले लेते हैं कि बाई चांस एक कभी मिसाइल हमारे पर गिरी, तो हमको संभलना तो है, हमको पता तो होना चाहिए कि यदि गिर गई तो क्या क्या चीज़ें, ABCD हमको करना है इमीडिएटली। तो उसके लिए जो है पहले से भारत के, क्योंकि 71 के वॉर के बाद में आज तक मॉक ड्रिल हुई नहीं, कभी नहीं हुई। एक्चुअल में ये होते रहना चाहिए, ये हर देश में ऐसे ही होता है, वो कराते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं हुई है। तो एक रूटीन में यदि ये ड्रिल हो जाएगी तो अच्छी बात है, लोगों को ज़रा पता भी चल जाता है कि क्या क्या करना चाहिए वॉर के केस में। और जो हमारी मशीनरी है, जो सिविल डिफेंस की जो मशीनरी है, वो लोग भी जो है ना, उनकी भी जंग वंग हट जाएगी, वो भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमको भी जो है। नहीं तो मुझे लगता है कई डिपार्टमेंट ऐसे क्रिएट होंगे गवर्नमेंट में कि वो बस सालों निकल गए, उनके पास कोई काम ही नहीं होगा। तो अच्छा है, ये भी एक मॉक ड्रिल हो जाएगी, लोगों में भी जोश आता है, नई नई चीज़ होती है। अब जैसे कईयों ने तो 71 वॉर, हम लोग भी छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने तो देखा क्या हुआ था, जहाज आ गया था, पाकिस्तान का साइबर जेट आ गया था, ताजमहल के ऊपर तक आ चुका था, तो इमीडिएटली लाइट्स ऑफ हुई और ये हुआ वो, मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है। हाँ, तो ये सब अच्छा, एक बार यदि देश में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस सेंस में इसको हम नहीं लेंगे कि पाकिस्तान यदि अटैक कर देगा तो हम क्या करेंगे, नहीं, एक हम जनरल उसमें लेते हैं कि हमको तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। एक सर एक और जो ऑफ कोर्स बहुत चर्चित रहा है एंड आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडिया ने कहा कि उसको अबेयंस, विच इज सॉर्ट ऑफ मे बी वील से, के सस्पेंड कर दिया है। एंड इस टाइप की भी खबर आती है कि एक पर्टिकुलर डैम को बंद भी कर दिया, वाटर फ्लो ना जा पाए। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया ऐसी चीज़ करेगी जिससे 2.5 मिलियन जो वहाँ पे रहते हैं उनकी खेती वगैरह सब अफेक्ट हो, या इज इट जस्ट पॉलिटिकल मूव, एक सॉर्ट ऑफ। देखो, यदि वो ट्रीटी को देखें तो हमारे साथ जो है ना, हमारे इंडिया के साथ में पार्शलिटी होती है। उस ट्रीटी को यदि पढ़ें कि मतलब 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा पानी, 20% हम यूज़ करेंगे। अरे हम बड़ा नेशन है, हमारे यहाँ से आ रही रिवर, हम क्यों माने ये? चल अच्छा, दूसरा उसमें ट्रीटी में ये भी था कि आप यदि कोई डैम और ये सब बना रहे हो तो आप इन्फॉर्म करोगे, हमसे क्लियरेंस लोगे, पाकिस्तान से क्लियरेंस लोगे, मतलब सॉर्ट ऑफ क्लियरेंस लो, नॉट एग्जैक्टली। तीसरा ये भी था कि आप सब डेटा हमसे शेयर करोगे, जो भी
डेटा हुआ कि जी। या बाढ़ आएगी, ये होगा वो होगा। तो चल रहा था इतने सालों से, जब तक सब चीज़ें अच्छी चलती तो अच्छी चलती। अभी जो हमारे जो डैम बने हैं उसमें मेंटेनेंस वर्क होना है, तो मेंटेनेंस वर्क के लिए जो पानी भरा है उसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा मानना है शायद उसी के लिए जो है ना पानी रोका गया है, और एक मैसेज तो जाता ही है कि हम ये भी कर सकते हैं, भले ही करें ना। हम करें ना, क्योंकि हाँ। एक हम बड़े दिल वाले देश हैं। लेकिन आप ये मत हम्म। सोचो कि हम कमज़ोर हैं। हम यदि करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम्म। हम यदि करना चाहें तो ओवरनाइट हम तुम्हारे देश को बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं। हम्म। तुम्हारे लोगों को जो है ना भूखा मार सकते हैं, तुम्हारे लोग तरस जाएंगे, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इंडिया को जो है ना, एक इंडिया की एक इमेज थी कि बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट कंट्री है। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं। एक कंट्री से जो है ट्रैवल कर रहा था, तो हमारे साथ में को पैसेंजर थे मेरे, वो हितैषी थे पाकिस्तान के। हम दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो काफ़ी वो बोलते रहे, आप लोग पाकिस्तान को ये करते हो, पाकिस्तान को ये सब करते हो, आपको तो एहसान मानना चाहिए पाकिस्तान का। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कैसे एहसान मानना चाहिए? बोले आप पूरा सब कुछ लेके आप अलग हो गए, सब पूरे रिसोर्सेज लेके आप अलग हो गए पाकिस्तान से, तो आपको तो एहसान मानना चाहिए पाकिस्तान का भी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मैं एक रुमाल देता हूँ और मैं आपसे कहूँगा इसमें से बेडशीट काट दो। बोले क्या बात कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा मैं आपको बेडशीट देता हूँ, उसमें से कहता हूँ 2 रुमाल के पीस निकाल दो। बोले हाँ वो तो निकल जाएंगे। मैंने कहा भारत और पाकिस्तान ऐसे ही है। भारत है बड़ी बेडशीट, उसमें से एक छोटा सा कॉर्नर जो है ना वो है पाकिस्तान। मैंने कहा या तो आपने पढ़ा नहीं है या आपने ऐसे ही मैप देख लो, उससे ही अंदाज लग जाएगा। मैंने कहा आप क्या कर रही है, क्या बोल रही है? मैंने कहा उल्टा पाकिस्तान बना के तो हमारी नाक में दम हो गया, या अंग्रेज बना के चले गए, हाँ। और पर हम लोग परेशान हो रहे, इतने साल हो गए आज़ादी को, फिर भी हम परेशान। ना वो ढंग से रहता है ना हमको रहने देता है। ये नहीं कि अपना देश देखो, अपनी कंट्री तुम्हारी बन गई, अलग हो गए ना, अब अलग हो गए, अब अपना देश संभालो उसको। तो वो उस टाइप का पाकिस्तान का बिहेवियर है कि हम ना तो हम खेलेंगे ना हम आपको खेलने देंगे। तो ऐसे देश को अब क्या किया जाए? देखो कितने सारे उसको एविडेंस दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बंडल की बंडल बुक्स देती है कि ये है आपके यहाँ से आए, वो बनता नहीं। हर जगह से फटकार पड़ती है। सिक्योरिटी काउंसिल में गए, वहां से उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, कोई बात ही नहीं मानी उसकी किसी ने, फिर भी नहीं सुधरेगा। उसका रीज़न यही है कि जैसे अपना पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट कह लो, जो गवर्नमेंट चला रही है, या अपोजिशन पार्टी भी कह लो, आर्मी, इनमें बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन वहाँ नहीं है। वहाँ पे सब एक दूसरे के सिर पे चढ़ना चाहते हैं, तो जरा सा चढ़ते हैं तो गिर जाते हैं, फिर चढ़े फिर गिर गए। ये एक बेसिक डिफरेंस है भारत और उसमें। सो यू रेकन इंडिया कोई वाटर को ऐसे इतना मिसयूज नहीं करेगा उसको, बिकॉज उन्होंने भी कहा इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर एंड जो पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं, कहीं डैम बंद कर दिया तो रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह ये तो वैसे भी होता होगा, पर न्यूज हाँ में कुछ नहीं आता होगा बिकॉज ये देखो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमने पानी रोक दिया है, उसके रीज़न भी है ये पानी रोकने का। अब वो पानी रोकने से यदि वहाँ त्राहिमाम मचे पाकिस्तान में तो मचे। इतने साल से जो है आप ठग रहे थे हमको, तो अब आप भी तो सफ़र करो थोड़ी देर। एंड ड्यूरिंग दीज टाइम्स, जैसे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं बैक चैनल तो ओपन होते ही होंगे जहां बातचीत कुछ तो होती होगी। हाँ ये कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बातचीत बंद हो जाए। किसी थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू, फ्रेंडली कंट्री के थ्रू, या आर्मी में जो है डीजीएमओ कहलाता है वो, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, इन दोनों की आपस में जो है बातचीत होती रहती है। उनकी बातचीत रेगुलर बातचीत होती रही। बॉर्डर पे भी जो है कुछ बॉर्डर पे बॉर्डर मीटिंग होती है, वो भी होती रहती है। क्योंकि अभी हम तो कह नहीं रहे कि ये वॉर है, हम तो मान ही नहीं रहे कि आपके साथ हम वॉर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं। जिन लोगों को आप ट्रेन करके हमारे भेज रहे हो उत्पात मचाने, हम उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं बस। हमें आपकी आर्मी से मतलब है ही नहीं। किसी भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक हुई नहीं, तो पाकिस्तान किस बेस पे हमसे लड़ेगा? उनको मतलब यदि लड़ता तो इसका मतलब टेररिस्ट को आप बचाना चाहते हो, बचाओगे टेररिस्ट को। गलत आदमी का साथ दे रहे हो इसका मतलब आप, वो मानेगा नहीं कभी ये। तो ये क्लियर है कि हम अभी वॉर में नहीं है, ना वॉर जैसा कोई पर्टिकुलर माहौल है। एक जो चीज़ हमको, अगर मान लो, जैसे ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा कि मैं उस चीज़ का शिकार नहीं हूँ, पर अगर आप जनरल टीवी उठा के देख लो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख लो, तो ऐसी आती है कि भाई वॉर हो गया, हम तो बस स्टीम रोल कर देंगे पाकिस्तान को 7 दिन में पूरा खत्म। और वो तो ऐसे बताते हैं पाकिस्तानी हमारे, पहले तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि नो वन वुड वांट, क्योंकि वो नहीं चाहते हम यहाँ आए, हम नहीं चाहते वो नहीं चाहते हम उधर जाएं, एंड हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आए। दो अलग अलग देश हैं। तो वो तो एकदम ऐसे बताते हैं कि बस, मतलब आपको इस टाइप की सुनने को मिलेंगी कि 3 दिन का ही एमिनेशन है, 7 दिन का ही पेट्रोल है,
तो इसमें मतलब असलियत क्या है, ये कितना एग्जैजरेटेड है? मैं भी जब सुनता हूँ ना तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है इनके पास। इतने साल हम रहे हैं, जो भी कोई इस टाइप की, जैसे CCS मीटिंग एक सबसे ऊंची मीटिंग है डिफेंस के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी बात बाहर आती हो। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहते हैं, उसके रक्षा मंत्री रहते हैं, तीनों सर्विसेज के लोग रहते हैं। मजाल है कि उसकी एक चीज़ बाहर आ जाए। इसी तरह से पाकिस्तान में भी तो इसी टाइप का कोई सिस्टम होगा। पाकिस्तान में भी मीटिंग होगी, उनका भी एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसा कौन है कि वो बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं उनको वहाँ। बताते तो ऐसे ही है कि हाँ, वहां तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमारे पास ही है। हमारे पास ही फाइटर जेट्स है, हमारे पास ही मिसाइल्स है, हमारे पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है। उनके तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी फुस हो जाएंगे, होगा तो हमारे ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब उसको थोड़ा आप क्लैरिफाई करो, मैं ठीक चाहता है। हूँ लोगों को। अपने आप को बूस्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। टीवी में आके इतनी कस कस के चल रहा है तो 10-12 लोग तो वो हो जाते हैं कि जिनके अंदर थोड़ा सा भी डर होगा यदि पाकिस्तान के लिए। वैसे तो शायद ही हो किसी के, बट फिर भी वो भी जो है ना जोश। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जोश से नहीं होता कुछ भी, होश से होता है। होश में रह के सब काम करो। और देखो अभी गवर्नमेंट ने कितना होश में लेके काम किया। यदि ये अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, यदि तुम्हें याद हो जब 814 का जो अपहरण हुआ था, उसमें सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि अनफॉर्चुनेटली गलत डिसीजन हो गया। 814 जो प्लेन हाईजैकिंग हाँ, थी, कांधार में जो चला गया हाँ, एंड देन फिर यहाँ से इनको रिलीज करना पड़ा ताकि और इसी को hostages release रिलीज हो। किया था, यही अजहर अजहर मसूद को, मसूद, हाँ। यही था वो, इसी को तो रिलीज किया। तो ये हमारी भी एक जिम्मेवारी है, और खासकर मेरे ख्याल में जितने भी हम लोग रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमको ऐसा कोई माहौल, फॉल्स माहौल नहीं क्रिएट करना है जिसमें 4 लोग और उससे मोटिवेट हों और घूम फिर के एक मास मूवमेंट शुरू हो जाए जिससे गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बने। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कल या परसों में कौन सा एक, वैसे तो मैं बहुत ही कम देखता हूँ टीवी, बट कल परसों में देख रहा था, उसमें एक सज्जन बैठ के जो है उन्होंने पूरा बता दिया था कि इंडियन एयरफोर्स ABCD ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या मैं इंडियन फोर्स में नहीं था क्या? और आपने तो वॉर देखी है, और मतलब कॉन्फ्लिक्ट देखा है। आपको किसने बता दिया कि इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कमांड है, उनके अंडर में अलग अलग एरिया डिवाइड किया हुआ है। हर एक को अपने एरिया का टारगेट पता है, हर एक को अपने एरिया की स्ट्रेटेजी पता है कि यदि कल को यदि हमें ऑपरेशन में जाना है तो हम ABCD काम करेंगे। और वो इतना सीक्रेट रहता है कि नीड टू नो वाली बात रहती हो। जब हमको बोला जाता है कि अब ऑपरेशन में आपको जाना है, उससे थोड़ी देर पहले ही जो है वो चीज़ें खुलती हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कहाँ से सबको पता चल जाता है, मुझे तो नहीं पता चलता। या तो मैं बैठा हूँ, शायद वो लोग बैठे हैं, शायद नोएडा दिल्ली में उनको एक्सेस होगा, या कहाँ से उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे नहीं पता। मतलब इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों पे नहीं बिलीव करना चाहिए। ये हेडलाइन ग्रैब करने के लिए हैं, TRP बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो एक चीज़ और जो बहुत आ जाती है, जो मुझे तो पता नहीं पर्सनली भी बहुत अफेक्ट कर जाती है, कि इतने कैजुअली लोग कैसे बात कर रहे हैं। आई नो आप किसी के नाम नहीं लोगे, बट आई एम एट लिबर्टी टू टेक, एंड मे बी जो मैं नाम लूंगा मे बी आप उन लोग को जानते भी हो, उनसे इंटरेक्शन भी हुआ हो। बट कई बार ऐसे रिपब्लिक टीवी पे खास तौर पे हेड सीन GD बख्शी जी का था, जनरल GD बख्शी, उन्होंने वॉर गेम किया हुआ, फटाफट न्यूक्लियर वॉर पे पहुंच गए, और उन्होंने न्यूक्लियर वॉर में कहा वो फोड़ेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हम भी फोड़ेंगे, 700 साल वहां पे फसल नहीं उगेगी। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बोला कि भाई अगर न्यूक्लियर वॉर होती है और अगर वहां पे 700 साल फसल नहीं उगेगी, दे विल इंश्योर यहाँ भी 700 साल फसल नहीं उगेगी, एंड पूरे दुनिया का क्या होगा वो भी वी कैन नॉट से। तो इसका थोड़ा सा प्लीज क्लैरिफाई करो कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है, एंड क्यों, एंड न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, एंड इतने कैजुअली मुझे तो लगता है ऐसे न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इट मेक्स अस लुक सिली। बाकी आप अपना, जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो तो ये कहती है नो फर्स्ट यूज़, हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब यदि हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या जब अटैक हो जाएगा तो क्या हम बचेंगे रिएक्शन के लिए? ये भी एक क्वेश्चन होता है। जब यदि न्यूक्लियर बम हमारे पर गिर गया तो कौन बचेगा रिएक्शन के लिए? तो उसके लिए भी जो है, जो डॉक्ट्रिन है उसमें इन सब का प्रोविज़न किया गया है। काफ़ी पहले बनी थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनी थी, उसके बाद बहुत सारे रिवीजन हुए उसमें, क्योंकि नो फर्स्ट यूज़ ये शुरुआत में ऐसे हुई थी, बट लेकिन उसमें बहुत सारे क्लॉजेस लगा दिए गए
कि नो फर्स्ट यूज़ तो ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमको पूरा मतलब हम अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव आए उस डॉक्ट्रिन में, और अभी डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों रोल जो हैं उसमें क्लियर कट डिफाइन किए गए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो मुझे किसी एक फ्रेंड ने बताया था, जब मैंने उससे पूछा कि अच्छा उनके यहाँ क्या है, तो वो हंसने लगा, कहता कुछ नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो एसओपी, क्योंकि एसओपी बनती है, सब कुछ होता है, और किसी साइट पे कई बार जो है वो उसका एक वर्शन भी थोड़ा सा डाल दिया जाता है, तो वो कुछ क्लियर कट बता नहीं पाया। कहता कि पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि न्यूक्लियर आर्म्स यदि हम यूज़ करेंगे तो इसका कंट्रोल किसके पास है। डेफिनेटली कंट्रोल जो है वो कोई भी डिसीजन होता है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। वॉर इज़ ए पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट मिलिट्री डिसीजन। तो हमने डेफिनेटली तुम्हारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे, बोला पॉलिटिकल लोग डिसाइड करेंगे। उनको ये गाइड कौन करेगा या उनको एडवाइस कौन देगा कि ये थ्रेशोल्ड है, अब न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहिए हमको, तो आर्मी करेगी। तो उसका ये कहना है कि आर्मी का थ्रेशोल्ड जो है इतना कुछ क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि हम कब करेंगे। जनरली हर एक क्लियर कट होता है कि यदि इतनी डिफीट हो गई हमारी, इतना हमारा डैमेज हो गया, बस इससे ज़्यादा हम नहीं सहेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का जब देखो कि अमेरिका ने जो गिरा दिया था, जापान बढ़ता चला रहा था, उसको काबू कर ही नहीं पा रहे थे लोग। अच्छा, हाँ, बताया उल्टा जाता है कि तो वो कैजुअलिटीज फील कर रहे तो थे। फिर अब उनके पास, अमेरिका को लगा अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। तो ऐसे ही थ्रेशोल्ड जो है एक डिफाइन करना उसको बहुत ही मुश्किल काम है, ना ही कोई कंट्री जो है वो किसी से शेयर करेगा कि हम कब कर देंगे। डिफ़िकल्ट टू असेस। तो एक डिफाइन करना कि क्या थ्रेशोल्ड होगा थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक वायर पे सुना था इंटरव्यू, वहाँ पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे एंड वो इनके साथ करण थापर टेक्स दोज इंटरव्यूज। तो उन्होंने उनको इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने दो तो मुझे याद है जो कंडीशंस बताई थी। एक था अगर नेवल ब्लॉकेड होता है, बिकॉज उससे सफोकेट हो जाएगा पाकिस्तान, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई हो जाता है, तो आई थिंक सिमिलर टू व्हाट यू सेड के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, व्हाट डू वी डू। बट जनरली क्या होता है ना, काफ़ी लोग इस पे बात करते हैं, बट मुझे ताज्जुब होता है कि किसने देख लिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। मैं सर्वे सुन रहा तब मैंने एक बार जो है कुछ पोर्शन मुझको दिखाया गया था। पर ये तो क्लियर बताते हैं कि उनका हमारे जैसा कि फर्स्ट यूज नहीं है, जैसे हमारी है वैसी नहीं है। दे कैन यूज इट, अगर दे कैन यूज इट, दे कैन यूज इट। और ये जो पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा जो है ना, उनका नेवी का पार्ट काफ़ी है, और खास कमर्शियल यूज भी जो है उनके पोर्ट का काफ़ी होता है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। यदि वो ब्लॉक कर दिया तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सफोकेट हो जाएगा देश। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान। हम लोग की तरह पेनिनसुला नहीं है कि तीन इतने। ये हमने एजेंडा बनाया था बिफोर द स्ट्राइक्स। तो आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ क्लियर की, एंड मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि आई रिमेंबर जब पहलगाम अटैक्स हुए थे, तब मैंने आपसे बात की थी कि सर इसमें क्या करना चाहिए। तो आपने बहुत क्लियरली बताया था वही सेम चीज़ जो आज हुई है, कि हमको पाकिस्तानी आर्मी को आप मेंशन मत करो, आप सीधे जाके जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है उनको टारगेट करो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करो, चाहे वो जहाँ भी हो, भले ही पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे जहाँ भी हो, विच इज़ व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन। उस बात पे हमको काफ़ी, आई वुड से, ऑनलाइन ट्रोल भी कर रहे थे हमको कि ये क्या कर रहे हो, वॉर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठोक देना चाहिए। ठोक दो, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ठोको, वहाँ के पूरे आर्मी के साथ क्यों, आई गेस जैसे आपने बोला कि उनके साथ क्यों एकदम कॉन्फ्लिक्ट चालू कर देनी। सेंटिमेंट्स तो अपनी जगह हैं, इमोशन सब अपनी जगह है, लेकिन अपनी हिस्ट्री भी ये बताती है, बहुत सारे राजाओं ने ये गलती करी है, बहुत सारे राजाओं ने ये गलती करी है ऐसी कि वो हिंदू हैं तो उनको धर्म के बारे में बोला गया, उन्होंने बोला नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, हमारा धर्म नहीं परमिट करता, पहुंच गए एकदम से लड़ने, पहुंच गए किसी भी वजह से, बिना किसी तैयारी हाँ। तो और फिर कई राजाओं का ये भी है कि उन्होंने अपने शत्रु को मारा नहीं, लड़े और छोड़ दिया, वो शत्रु जो है फिर से इकट्ठा होके आ गया। तो एक स्ट्राइक तो बिल्कुल कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी, और वही होना चाहिए था, और वही हुई। अगर से फॉर एग्जांपल आज के डे एंड एज में वॉर होता है, तो आई बिलीव इट विल बी अ हाई टेक वॉर। पुराने ज़माने की तरह ऐसे नहीं कि आर्टिलरी वगैरह वुड बी इन्वॉल्व। बट आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिर्फ सॉर्ट ऑफ वॉर होती है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा वुड बी यूज्ड? या
और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत एक बड़ा वाइटल पार्ट है आज की डेट में वॉर का। और टेक्नोलॉजी के मामले में हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो जो जैसा मैं समझता हूँ शायद सबसे पहले साइबर अटैक होना शुरू होंगे, साइबर अटैक होना शुरू होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, ये फ्लो जो है ना इसी के थ्रू होता है। तो वो सब चीज़ों पे पहले सबसे ज़्यादा अटैक होगा। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलेगी, अभी फैल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उस समय और ज़्यादा फैलेगी। साइकोलॉजिकल वॉर जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। उसके बाद जो है जो कन्वेंशनल वॉर होते थे वो मुझे लगता नहीं है कि वो होंगे, लेकिन वो कन्वेंशनल वॉर विल बी डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी। जैसे ड्रोन का बहुत सारा यूज़ होगा, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एम्यूनिशंस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा। जो जाके डायरेक्ट अटैक करके आ जाए, अपना कोई गया ही नहीं वहाँ पे अटैक हो गया, इस टाइप के अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैंने सुना था कि पाकिस्तान वाज ट्राइंग, ये जो है जो अच्छा अपने जितने भी जहाज हैं सब कुछ है, जितने इक्विपमेंट हैं वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, नेटवर्क है, मतलब नॉट इंटरनेट नहीं। तो यदि उसको किसी ने जैम कर दिया तो अच्छा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज की डेट में यदि एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यदि ये फाइटर जहाज अटैक करने जाता है तो उसको बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, उसको जो ग्राउंड स्टेशन है उससे भी जो है कम्युनिकेशन होता है, फिर पैरेलल उसके जो जितने जहाज उसके साथ उड़ते रहते हैं उनसे भी उसका कम्युनिकेशन होता रहता है, वो उसको गाइड करते रहते हैं कि ओके यहाँ ये वो, तब जाके जो है वो फाइनली अटैक होता है। तो यदि ये कम्युनिकेशन लिंक टूट गई, या कम्युनिकेशन लिंक टूटी नहीं लेकिन उस पर जो है ना किसी ने गलत इंट्रोड्यूस कर दी चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई, तो ये बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है मटर करेंगी। और अभी हम देख ही रहे हैं जो भी इजराइल ने जो भी कुछ किया, एक बार बीच में आया था पेजर फट गए सबके सब इकट्ठे। तो ये सब टेक्नोलॉजी वॉर है। और लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने किया था। तो यदि किसी दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगी। मैं थोड़ा ये एग्जांपल भी सोच रहा था ड्यूरिंग दिस टाइम, जो रशिया यूक्रेन में, तो ड्रोन्स का कितना ज्यादा यूज है। एवरी नाउ एंड देन यू सी के ड्रोन यूज किया। फिर जो येमेन पे स्ट्राइक्स कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, तो दे आर यूजिंग ड्रोन्स। तो कोई ऐसे मैन पावर जाने की या कोई पायलट वगैरह लूज करने की तो कोई चांस ही नहीं है। यू आर लूजिंग इक्विपमेंट और वो छोटा सा है, उसके यदि कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखो कुछ भी नहीं। एक फाइटर प्लेन, पहली बात तो उस फाइटर प्लेन को आप खरीदने में यानी कितने करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। लेट से वो 1000 करोड़ का एक जहाज खरीदा, फिर उसके साथ में जाने कितने इक्विपमेंट आपको खरीदने पड़ेंगे, उसका एक बेस सेटअप करना पड़ेगा, उसमें पैसे जाएंगे। प्लस एक पायलट को आप ट्रेन करोगे, उसमें पैसे जाएंगे। जो उसका मेंटेनेंस स्टाफ है उसको ट्रेन करोगे, उसमें पैसे जाएंगे। फिर डेली उसकी ट्रेनिंग होगी, डेली फ्लाइंग करेगा वो, तो उसमें जाने इसे बहुत बड़ा पैकेज होता है ये। जबकि ड्रोन में क्या है, सस्ता सा इक्विपमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते एक्चुअली फाइटर प्लेन का जो कॉस्ट है और ड्रोन का कॉस्ट है। ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है। ड्रोन को आपने सेट किया, जाके वहाँ जाके उसने डंप कर दिया स्टोर अपना, और यदि गिर गया तो गिर गया, आ गया तो आ गया। तो ये ड्रोन का एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तो ड्रोन अब यूज़ होना चाहिए, हर चीज़ के लिए ड्रोन यूज़ होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि अभी हम वॉर पे नहीं हैं, आई बिलीव वॉर के ज़्यादा चांसेस भी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट तो वो स्टांस ले नहीं रही है। बट अगर वॉर होता है तो कॉमन मैन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहली बात तो कॉमन मैन जो है ना जोश से भर जाएगा और गवर्नमेंट के सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये होगा। फिर से एकदम से, जैसे हम लोग देखते ना 15 अगस्त और 26 जनवरी पे एकदम से देश भक्ति की लहर जो छा जाती, तो जब वॉर होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, और वो देश के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और जितना सब कुछ हो सकता है उतना गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बाद का इफेक्ट, लॉस हमारा भी होगा, कुछ हमारे देश के लोग शहीद होंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जो हमने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है उसका नुकसान होगा, और जो हमारा रिजर्व जो अभी रखा हुआ है वो सब फूक जाएगा वॉर में। तो गवर्नमेंट तो रिट्रीव करेगी, उसको रिट्रीव किस वे में करेगी? टैक्स के वे में करेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो उससे क्या अचीव होगा मुझे लगता नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट बहुत समझदार, वो इतनी जल्दी एक्साइटेड और ऐसे पब्लिक प्रेशर में नहीं आने वाली है जैसे पहले की आ चुकी है। दूसरा, ये गवर्नमेंट स्ट्रांग भी है, स्ट्रांग डिसीजन लेती है, तो सामने वाले को ये भी पता है कि यदि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा। और एक होता ना, जैसे एक मतलब अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, सामने से यदि जर्मन शेपर्ड आ रहा है तो लोग जो है ना कन्नी काट के निकलते हैं साइड से, ठीक है, लेकिन पर्मनेंट डॉग आ रहा है तो ऐसी इच्छा हो जाती है कि इसको एक लात मारी दो। तो वो क्या बनना चाहते, यदि हम जर्मन शेपर्ड जैसे बात करेंगे,
सामने वालों को मैसेज चला जाए कि नहीं, इनसे पंगा नहीं लेना है, दूर ही रहना है इनसे। तो आज की डेट में मुझे लगता है भारत वो है। अभी ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट तो जारी ही है एंड मे बी आगे जारी रहेगा। थोड़ा सा मैं आपसे ये ओपिनियन लेना चाहता था कि ग्लोबल सपोर्ट किस तरफ रहेगा। तो थोड़ा मैं आपको जो आज लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं इंटरनेशनली कम्युनिटी में, वो एक बार मैं चाह रहा था कि अपन देख। तो इसमें जो मेजरली चाइना ने बोल दिया था पहले ही दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वो दे आर सेइंग कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बट टर्की ने खुला सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स कितने हद तक जाएंगे, ऐसे तो पैलेस्टीन को भी दे रहे थे कि या तो हाँ। कुछ नहीं। उन्होंने यूएस ने तो सॉर्ट ऑफ बोल दिया है कि खुद निपट लो, हम ऑलरेडी, ट्रम्प ने ऑलरेडी सोचा होगा मैं तो ऑलरेडी इतना सब कुछ निपट रहा हूँ और क्या क्या निपटूं। रशिया ने ओपनली आके ऐसे बोला है कि अगेंस्ट टेररिज्म। तो मेजरली इसमें तो चाइना टर्की ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। ट्रम्प ने कहा है टेररिस्ट शुड नॉट हैव अ प्लेस टू हाइड, दिस इज शेमफुल। इजराइल ने हमको सपोर्ट किया है, हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। यूएई ने बोला है कि भाई रिस्ट्रेंट करो। तो इट सीम्स के दुनिया को एक और वॉर नहीं चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो इसमें बट एक मेन जो मेरे दिमाग में था, मेरे ओपिनियन में था, एक जो मेन प्लेयर है जो अपकमिंग सुपर पावर है, चाइना। क्योंकि एक तो वो काफ़ी आई बिलीव 80% ऑफ पाकिस्तान की डिफेंस प्रोक्योरमेंट होती है चाइना के थ्रू। चाइना के वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है सीपेक, उसके थ्रू भी काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। चाइना और इंडियन आर्मी, जो उनकी पीएलए है एंड इंडियन आर्मी के बीच में स्कर्मिशेस होते रहते हैं। एंड सुनने में आता है, वी आर नॉट श्योर कि मे बी कहीं ना कहीं थोड़ा पुश करते रहते हैं, एटलीस्ट सेटलमेंट्स तो बना रहे हो बॉर्डर पे, जो हमको बोलते हैं मत बनाओ। तो इसमें चाइना का क्या रोल रहेगा एंड इंडिया कितना बिवेयर होगी, अवेयर तो है ऑफ कोर्स, कितनी बिवेयर होगी बिकॉज ऑफ दैट। एंड क्या चाइना, अगर मान लो पुश कम्स टू शव एंड कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ती है, तो क्या चाइना कुछ सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो खुद इन्वॉल्व हो जाए वॉर में, बट एटलीस्ट जो स्कर्मिशेस थोड़ी बहुत होती हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, वो ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो हमको ऑफ कोर्स स्प्रेड करने पड़ेगी अपनी मैन पावर, बिकॉज उसके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड दे हैव ओपनली कम आउट एंड सेड कि उनको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो सैटेलाइट नेटवर्क है, विच इज एट पार विद यूनाइटेड स्टेट्स नाउ, सर्वेलेंस में हेल्प कर सकता है। बिकॉज मैंने काफ़ी पढ़ा था दैट यूएस यूक्रेन को भी हेल्प करता है ऐसे, एंड तभी तो टारगेट्स चूज कर पाते हैं कि हमको किस चीज़ पे करना है। इंडिया वी आर नॉट, मतलब हम प्रोबेबली एट पार नहीं है विद चाइना, में काफ़ी कम ही होंगे इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क। साइबर वॉरफेयर में भी चाइना इज उसने जितना एडवांसमेंट कर लिया है, फ्रॉम वट एवर रिसर्च आई डिड, उससे पता चला। तो चाइना का क्या रोल रहेगा इसमें? देखो, चाइना जो है एक तरह से फंसा हुआ है। वो पाकिस्तान से इतने साल से उसका एक बिजनेस पार्टनर है पाकिस्तान, दो मरा हुआ कंट्री है, ये है वो है, सब ठीक है। लेकिन उसको बेचारा छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं चाइना में। फिर चाइना में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती गवर्नमेंट को, वहाँ चाइना की गवर्नमेंट को। तो एक ये भी रीज़न है कि चाइना की सिंपैथी, मुझे जो लगता है सिंपैथी है पाकिस्तान के साथ में, लेकिन करेगा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। और जैसे पाकिस्तान धमकी देता रहता है कि मैं न्यूक्लियर बम मेरे पास है, परमाणु बम है, ये है वो है। दिया किसने तुम्हें? चाइना ने तो दिया है। पूरी टेक्नोलॉजी तो चाइना की है। तो चाइना किसी भी तरह से इस बारे में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा। बाकी चाइना को अपना बिजनेस भी देखना है, तो थोड़ा सा बिजनेस को ध्यान में रखते हुए चाइना की सिंपैथी है पाकिस्तान के साथ में, और इससे ज़्यादा मुझे लगता कुछ है नहीं। या डिप्लोमेटिक प्रेशर हम पे डाल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा बाजार हमारे पास भी था, जो हमने उसको बंद कर दिया था। तो चाइना को ये तो पता है कि यदि अभी एशिया में यदि देखा जाए तो एक बाजार, इकोनॉमी को यदि देखें तो भारत से बड़ा कोई बाजार नहीं है। तो चाइना हमसे भी जो है वो ऐसे इस मामले में हमसे बैर नहीं लेगा। दूसरा, चाइना को ये पता है कि रशिया भारत के सपोर्ट में है, और बाय एंड लार्ज अमेरिका भी भारत का सपोर्ट कर रही है। यदि इस समय अभी हम देखें, क्योंकि अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं, टेररिज्म के अगेंस्ट में जो है वो हम भारत के सपोर्ट में है, तो ये भी सपोर्ट में है। जापान सपोर्ट में है, तो ये मेजर का यूके सपोर्ट में है भारत के। तो ये सब मेजर कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए चाइना भी जो है ना बहुत स्मार्ट कंट्री है, और उनके डिसीजन बड़े अच्छे होते हैं, और डेफिनेटली वो अपनी कंट्री का जो हित है वो तो देखेंगे, वो तो हर कंट्री देखता है। पाकिस्तान तो अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है सपोर्ट देने के, तो किसी तरह जो है ना
ठीक है, इसको हम सपोर्ट देते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल वॉर में मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट में लड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर जैसे मैं बताया सर्वेलेंस सपोर्ट वगैरह दे सकता है, व्हिच शुड वो आल्सो बी। वो दे सकता है। एक्चुअली कई ऐसी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो सर्वेलेंस सपोर्ट जो है वो ऑन पेमेंट देती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं चाइना का हाथ नहीं रहेगा, वो बोलेगा मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर पीछे से कुछ ना हाँ, कुछ चलता रहेगा। मुझे इसमें तो सर एक और लगता है, मे बी इट इज माई इकोनॉमिक ब्रेन, कि मैं वॉर में इकोनॉमी ही देखता हूँ। हाँ, कि मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चाइना को उसमें, चलो वो तो कह ही रहे हैं कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फाइटिंग अ टैरिफ वॉर यूएस के साथ, एंड उनको पता है यूएस विल कम आफ्टर देम, कहीं ना कहीं उनकी उलझन होगी। पर मुझे ये भी लगता है कि भाई सारे डिफेंस इक्विपमेंट तो पाकिस्तान के पास चाइना के हैं। चाइना बाकी सब गुड्स में तो प्रोबेबली नंबर 1 होगा जो वो बेचता है। डिफेंस में नहीं है, डिफेंस में अभी भी अमेरिका है, तो उसके लिए भी तो मौका है कि भाई अगर मान लो उसका डिफेंस इक्विपमेंट पिट जाता है तो किसको बेच पाएगा। हाँ। अभी तो बांग्लादेश को भी बेचता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट ये बताने के लिए कि देखो क्या बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट मेरा वर्क किया। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा ऐसे बट सोचता लेकिन हूँ। यदि उसके जो, जहाँ तक मुझे पता है, खासकर फाइटर प्लेन उसके, वो उनकी क्वालिटी के बारे में पूरी दुनिया में बातचीत होती है। अच्छा, हाँ, दे आर नॉट। हाँ, दे आर नॉट सो गुड। जितना वो प्रोजेक्ट करता है अपनी क्वालिटी, उतनी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है चाइना को ऐसा भी लगना शुरू है कि वो एक्सपोज हो जाएगा इस वॉर में, क्योंकि उसके इक्विपमेंट जो है वो पता चला कि मिराजेस के सामने नहीं चल पाए या राफेल के सामने कमजोर पड़ गए। क्योंकि इक्विपमेंट तो एक वन पार्ट है, पर उसके चलाने वाला भी तो वैसा होना चाहिए ना। तो हाँ, उसकी हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चाइना को लगे कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, या पाकिस्तान के थ्रू अननेसेसरी पाकिस्तान के चक्कर में पड़ के हम एक्सपोज हो जाए, तो हम क्यों करें ऐसा। हमको अपना देश देखना है, अपनी इकोनॉमी देखना है। एक आपने हमको बहुत अच्छी लर्निंग दी थी लास्ट टाइम यू वर हियर, कि वॉर 2 टाइप के होते हैं, वॉर बाय नेसेसिटी एंड वॉर बाय चॉइस। तो अगर ये जितने भी लोग, मैं तो उनको बेवकूफ़ बोलूँगा, आई नो आप ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करोगे उनके लिए, बट आई एम एट लिबर्टी टू डू सो, जो चाह रहे हैं वॉर हो जाए, जब सरकार नहीं चाह रही, कोई नहीं चाह रहा, एवरीवन नोज, आपने भी बताया कि किसी का हित है नहीं वॉर में। अगर इंडिया वॉर आज के डेट में इंस्टिगेट करता है, अटैक करता है पाकिस्तान को एंड वॉर चालू करता है, तो इंडिया के लिए विल इट बी अ वॉर ऑफ चॉइस या वॉर ऑफ नेसेसिटी आज के डेट में? यदि वॉर शुरू कर दिया तो मुझे लगता है तो वो तो नेसेसिटी हो गई है। नहीं, पर अगर मान लो लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टांस, आप इसको, गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन कि नहीं लेना, से फॉर एग्जांपल सम क्रेजी गाय इज इन चार्ज नाउ एंड वो कहता है कि कर देना चाहिए, जैसे मान लो लोग ही कह रहे हैं, तो अगर लोग ये जो कह रहे हैं तो इज दैट चॉइस और नेसेसिटी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारी चॉइस है अभी हमारे पास, बहुत सारी चॉइस है। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो लोग अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो लोग अभी उनके एडवाइज़र हैं, जितने टाइप की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू हो, चाहे ह्यूमन है, इवन पाकिस्तान से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही, इतनी सारी कंट्रीज़ आपके साथ में खड़े हुए हैं आप इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतनी सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इतना सब होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये वॉर एक नेसेसिटी हो सकता है। एंड अगर आप पाकिस्तान के एंगल से देखो, एंड अगर उनको लगता है कि भाई इंडिया ने तो वॉर अब छेड़ ही दी है, तो उनके लिए फिर नेसेसिटी है? उनके लिए तो फिर अब नेसेसिटी हो गई, क्योंकि अब दे हैव टू डिफेंड उनको तो themselves। बचना है, तो नेसेसिटी, हाँ, उनके लिए तो अब बचना है, उनको अपने आप को बचाना है। हाँ। और आर्मी को अपना फेस बचाना है, क्योंकि ये जो आज़िर मुनीर है, उनका जो चीफ है, यदि किसी वजह से जैसे वॉर होती तो इंडिया जीतेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ये तो कुछ और सपने देखने में लगा हुआ है, मुझे तो लगता है इसके तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। खत्म होने वाला है टर्म। इनफैक्ट ये तो मुझे मैंने कमेंट्स में पढ़ रहा था, हमारे कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, मतलब एक दो नहीं, कुछ, के इसकी तो टर्म खत्म होने वाली है, तो उसके लिए तो पर्सनल इंसेंटिव है ये सब करना। हाँ, उसके लिए तो बहुत अच्छा, और ये बहुत समय से चल रहा है। यदि कल परसों में बैठ कर सोच रहा था कि कितने समय से ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है बहुत समय से। यदि देखो तो गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश, यदि सबसे पहले शुरू हो गया अपना ये पंजाब का मामला शुरू हुआ, वो सॉरी किसानों का मामला शुरू हुआ, वो दिल्ली तक आ गया। बस देखो दिल्ली पुलिस ने कितना अपने आप को संयम से काम लिया, इतना सारा उनको मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन चुपचाप रहे वो। ये भी बाहर का ही था, हिसाब किताब किसी ने किया।
उसके बाद शाहीन बाग पे लोग बैठ गए, वहाँ भी चुपचाप रही गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी मैच्योर है, खासकर उनके एडवाइज़र मैच्योर हैं। वो ऐसी उसमें जाल में फंसने वाले नहीं है, और फंसना भी नहीं चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने वर्ड जाल यूज किया कि ये जाल है, ये जाल हाँ। बिछाया गया है, जाल बिछाया जा रहा है। अभी ये देखो जितने भी वक्फ बोर्ड और ये सब है, पार्लियामेंट में इतना डिस्कशन हो गया, सबने अपने विचार रख दिए। अब उसके बाद में जो है डिसीजन, ये तो कलेक्टिव डिसीजन है लेकिन उस पर भी जो है नैरेटिव, ये देखो जिसको देखो उसको खुद को पता नहीं है, कभी पढ़ा नहीं होगा, जो भी होता है उसको पढ़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन विचार प्रकट करने जो है वो आ जाएंगे टीवी में। अब यदि एक, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार किसी टीवी चैनल ने जो है मुझे बोला था नेवल शिप एक लॉन्च हो रहा था, तो मुझसे बोला था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं नेवी का नहीं हूँ, मैं एयरफोर्स का हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि नेवल शिप यदि लॉन्च हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है, सबको बधाई देता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि नेवी की क्या स्ट्रेटेजी है मुझे नहीं पता। इवन जब एयरफोर्स में आप रहते हो तो हर चीज़ कौन एयरफोर्स के बारे में पता होती है। तभी मुझे कई बार हंसी आती टीवी चैनल पर जो लोग जोर जोर के चिल्ला के बोलते हैं कि वॉर ऐसे, ये स्ट्रेटेजी, वो कर दो, ये कर दो। तो कई बार इच्छा होती है कि इनका फ़ोन नंबर मिल जाए तो मैं पूछ लूँ कि भाई मैं भी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो इसके बारे में तुमको इतनी सारी चीज़ें पता है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हो गया, इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चल पाई। एक कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, इनफैक्ट एक आपको भेजा भी था, रिलेटिंग टू कि कैसे इंडियन आर्मी को, डिफेंस को काफ़ी ज़रूरत है मॉडर्नाइजेशन की, एंड तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि इतनी स्ट्रिक्ट अर्जेंट नीड है, या मे बी वर्ल्ड ही टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है दैट ये एक मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम्म, जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है वो नेक्स्ट वीक में नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी आप नेक्स्ट वीक में जाओगे तो फिर कोई टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें गवर्नमेंट ने जो है बहुत एक बड़ा 15-20 ईयर्स का एक प्रोग्राम बनाया है। उनकी क्या नीड होगी, वॉर क्या शेप लेती है, किस टाइप की वॉर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस टाइप के हो सकते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, किसी और कंट्री से भी हो सकता है हमारा। तो यदि उस कंट्री में हुआ तो वो कितनी दूर है, वहाँ पे किस टाइप की हम किस टाइप से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब का जो है वर्कआउट हो चुका है, अब वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू हो चुका है। लेकिन ओवरनाइट आप सोचो कि हम 10 चीज़ें खरीद लें, तो कोई भी कंपनी जो है, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं, वो ऐसी चीज़ आप नहीं बनाते हैं कि आपको कल सप्लाई हो जाए। इट्स अ बिग इक्विपमेंट, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारी टेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। और जब भी प्रोक्योरमेंट हम लोग इनिशिएट करते थे तो इस बात को हम ध्यान में रखते थे कि ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इतना है इसका, मतलब 3 साल के बाद में ये चीज़ हमको मिलेगी, तो उस 3 साल में टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो सकती है, उस चीज़ को हम जो है इन्विसाज करके फिर हम टेंडर वगैरह फ्लोट करते थे। मैं भी परचेज में रहा हूँ तो मुझे मालूम है इस टाइप से प्रोक्योरमेंट हो। तो बट इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से फंड एलोकेट करती है, उसमें ये सब चीज़ें सोच के खरीदा जाता है। और हमारी जो भी खरीदारी होती है वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होती। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, तो हम उसके लिए काहे के लिए अपना पैसा खराब करें। कि भाई हम हर चीज़ पाकिस्तान सेंट्रिक हमारी प्रोक्योरमेंट नहीं होती, पर कुछ ना हमारे यहाँ खास तौर पे मीडिया एंड कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान सेंट्रिक रहते हैं अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। एंड ऑफ लेट आई डोंट नो आपने कितना देखा कि नहीं टीवी मीडिया, क्या मतलब वहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। हमने ये तो बात कंक्लूड कर ही ली कि ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि हम अभी वॉर पे हो ना, एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा समझदार है कि हम उस जाल में फंस जाएं वॉर के। पर मीडिया समहाउ मीडिया क्या जाल बिछाएगी सरकार के लिए, कोई चांस ही नहीं है, पर अपने व्यूज़ बटोरने में तो पूरे लगी हुई है कि माहौल तो पूरा बना दिया है देश में, वॉर वॉर वॉर। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ जो विच इज़ आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि हम इतने मेच्योर देश हैं एंड इस टाइप का सड़क छाप ड्रामा हमारे टीवी पे चल रहा है। मतलब पहले तो हंसी आती है, उसके बाद बहुत शर्म आती है। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कुछ, एंड देन आई जस्ट लाइक कि आप थोड़ा उस पर अपना फीडबैक दे दो कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। Now you're scared because we are coming after you. Backing you big time this We time. are going to That's get you why by your you tongues, by never your make neck, it was us. and we are going to burn you to the ground. ये एक था। तो नाच बेटा, तू नाच पहले। नहीं बेटा, तू नाच अभी, तू नाच पहले, तू नाच पहले। देखो मीडिया में मेरे ख्याल में तो जो लोग आते हैं वो बड़े जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नॉलेजेबल लोग हैं,
और शब्दों की मर्यादा तो कभी भी नहीं लांघना चाहिए। समझदार लोग वही होते हैं जो किसी को कुछ कह भी दें, उसको वो चीज़ तीर जैसे लगे भी, लेकिन भाषा जो है मर्यादित हो। मेरे विचार में कभी भी जो है जो लोग भी टीवी पे जाते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको ज़बरदस्ती जो है ना प्रोवोक कर रहा हो। अच्छा। हो सकता है सामने वाला प्रोवोक कर रहा हो। अच्छा, फिर दूसरा मेरा ये मत है कि यदि सामने वाला गंदी भाषा यूज़ कर रहा है, वो उसका स्टैंडर्ड बता रहा है, तो आप तो मत करो ना वो। आप तो अपना, आप भारत देश के निवासी हो। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत महान देश है। तो क्या महान देश के लोगों को इस टाइप की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हम बड़े हैं, हमको बड़ों जैसे बात करना चाहिए। पाकिस्तान छोटा सा देश है, उसको हमें उसी तरह से जवाब देने चाहिए, लेकिन उसकी लैंग्वेज में नहीं, उसकी लैंग्वेज में नहीं। हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। जवाब बिल्कुल दीजिए आप उसको जो वो पूछ रहा है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें उल्टी हो रही हैं, क्योंकि मैंने तो काफ़ी देख ली है ये। एंड इनफैक्ट जो पाकिस्तान से आए हैं वो फिर भी सहज हैं, वो ऐसे कोई गाली गलोच नहीं कर रहे हैं। पर जो आपने देखा ही, और जिन लोग की हम बात कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य और वो जो मेजर समरतूर, ये दोनों एक्स इंडियन आर्मी है। ये हाँ। दोनों एक्स इंडियन आर्मी है, जो मैंने आपको दोनों क्लिप्स दिखाई। वो मुझे लगता है भड़का दिया जाता है इन लोगों को, और वो इतने जोश में रहते हैं कि भूल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो होता क्या है कि फौज में रह के ना आपको एक बहुत बड़ा दुश्मन लगता है पाकिस्तान, क्योंकि इतनी वॉर लड़ी है और उस वॉर के परिणाम भी सबको पता ही है क्या है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, मेरा ये मानना है कि यदि हम बड़े हैं तो हमको बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए। और हम बड़े हैं, पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं, सब हर मामले में हम उससे बड़े हैं। वो कुछ नहीं है हमारे सामने, तो जब वो कुछ नहीं है तो हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना है, लेकिन उसकी लैंग्वेज में हमें बात नहीं करनी है। हमारी लैंग्वेज जो है मर्यादित होनी चाहिए। जवाब जरूर देना है हमें, उसकी हर बात का जवाब देना है, लेकिन सधे हुए शब्दों में। ऐसे क्या कहना चाहिए, भौका भौकी जो है वो अच्छी नहीं लगती। यदि वो लोअर स्टैंडर्ड पे उतर आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उतर आए। हम मारेंगे उनको, हम उनको बातों से भी मारेंगे, हम उनके घर में घुस के मारेंगे, लेकिन हमारी भाषा उनके जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए हमको। और एक और है हमारे चैनल के तो फेवरेट ही हैं वो, यही सेम इंसान। इन्होंने एक वॉर गेमिंग करी है, बिकॉज मैं आपको इसलिए इनका दिखाना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट हैं। हम भी आके यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हम तो कहते ही नहीं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम तो बस आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, फैक्ट्स हो रहे हैं, थोड़ी बहुत अपनी एनालिसिस दे देते हैं उसको कनेक्ट करके। हम कहते ही नहीं कि हम एक्सपर्ट हैं। एंड स्पेशली मुझे तो एक बहुत प्रॉब्लम लगती है कि जैसे आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप जाते थे मीडिया में, मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे हैं। ऑफ लेट आई थिंक आपने जाना बंद कर दिया, एंड आई कैन सी वाई। तो क्या है, जो एक्सपर्ट्स आने लगे ना टीवी पे, दे आर नो लॉन्गर एक्सपर्ट्स। मतलब उनको तो इसलिए बुलाया जा रहा है, ये कंटिन्यूअस अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, रोज़ के रोज़ इनको बुलाया जा रहा है, एंड रोज़ के रोज़ गालियाँ भी बदतर होती जा रही हैं। तो मुझे तो एक ये प्रॉब्लम लगती है सर बहुत बड़ी, कि कोई भी इंटरनेशनली देख रहा है ये, बिल्कुल, वो क्या कहेगा, अच्छा इंडिया में ऐसी बात होती है? किसी के भी फादर पे आप जाके ऐसी बात कर दोगे, चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, ऐसे जो पैसे फेंकने वाला ये जो कर रहे हैं एटीट्यूड, मुझे उस बात पे बहुत शर्म आती है। हाँ देखो, इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली, लेकिन तीनों सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक छवि है, समाज में उनकी एक छवि है। और वो छवि ऐसी है कि हर एक लोग समझते हैं कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही अच्छे ढंग से बात करने वाले लोग हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी की बातें करते हैं, सज्जन हैं, भ्रष्ट नहीं हैं। ये एक बड़ी अच्छी सी छवि बनी हुई है। उस छवि को यदि ऐसे टार्निश किया जाए, ऐसे आके, और यदि आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ चली गई? फिर आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको इन सब, अगेन मैं शब्द यूज़ करूँगा, जाल में नहीं फंसना है। अच्छा, इसके अलावा ये तो खैर चलो है, बाकी और भी लोग आते हैं, कई लेफ्टिनेंट जनरल को मैंने देखा, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो लोग, क्योंकि वो फील्ड में रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं, सालों निकाल दिए उन्होंने, कश्मीर में सालों निकाल दिए उन्होंने। जो है वो जब वो जूनियर थे तो उनमें से कुछ ने तो 71 वॉर भी देखी है, तो उनका बोलने का तरीका देखो, उनका कोई चीज़ समझाने का तरीका देखो, और वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं कि ऐसा, क्योंकि उन्होंने वो उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने देखा है वो सब कुछ। उन्होंने कई जनरल हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, टीवी पे भी दिखाई देते हैं, वो कश्मीर में जाने कितने साल निकाल दिए उन्होंने। तो कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, कश्मीर की जनता की क्या साइकोलॉजी है, वो हमारे साथ है कि पाकिस्तान के साथ है, या हमारी ज़्यादा बात मानते हैं या हमारे मुंह पे बोलते हैं लेकिन दिल में पाकिस्तान है, एक एक चीज़ उनको पता है।
एक एक गांव के बारे में पता है। तो वो रियल एक्सपर्ट तो वो हैं, एक्चुअली रियल एक्सपर्ट वो हैं। अब यदि मैं कश्मीर में जाता था, मैं अपने ऑपरेशन के हिसाब से अपना स्क्वाड्रन के लिए गया हूँ, आ गया लौट के, लेकिन जनता के साथ ये आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो गांव-गांव जाते थे, वो लोग गांव-गांव मिलते हैं, तो वो सही चीज़ें बोल पाते हैं। उनको मैंने कईयों को मैंने देखा वो बिल्कुल नहीं कभी इस टाइप की भाषा का यूज़ करते, ना वो एक्साइटेड हो रहे हैं। वो लोग भी पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ मैंने देखा एक आध बार बैठे हुए, वो कभी नहीं अपना आपा खोते, वो उल्टा उनको भी वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ में एड्रेस करते हैं, ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब। और दूसरी तरफ से भी ठीक है, आप उनकी धज्जियां उड़ा दो, मतलब सो कॉल्ड उनकी बेइज्जती कर दो, पर लेकिन भाषा उस टाइप की नहीं यूज करो। उसका स्टाइल होता है ना, वो ज्यादा मुश्किल होता है करना। हाँ। रिस्पेक्टफुली सामने वाले को उसे आर्गुमेंट में हरा देना, हाँ। वो उसकी बेइज्जती हुई। हाँ। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मैं सुन रहा था, तो उसमें पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे, वो बोले चले आ रहे थे, तो जो जनरल बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि ब्रिगेडियर साहब आप कहाँ की, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये है पाकिस्तान में? कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ इसका, मतलब उन्हें उनकी बात काट दी है कि तुम एक्चुअल में यदि देखो तो कह रहे क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन उन्होंने ये शब्द यूज नहीं किया। उन्होंने बोला अच्छा ओके, ये पाकिस्तान में है, अच्छा कन्वे हो गई चीज। उसकी जगह हम कहे बेवकूफ क्या बोल रहा है, तो एक्चुअली वो नहीं है। मुझे तो लगता है हम बेवकूफ हुए। मीडिया में जो लोग होते हैं शायद उनको भी तो बोलना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं आप लोग बात वो तो बल्कि इंस्टिगेट करते हैं। मैं तो आपको उनकी शक्ल दिखाऊंगा इस पे, तो वो तो उनकी स्माइल ही ऐसे हो जाती है कि हाँ गाली गलौच हो गई ना। नहीं तो जो गाली गलौच कर रहा है उसको बार बार क्यों बुलाना। हाँ ये भी बात है, सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए। सरकार ने थोड़ा तो किया है, देव सेड कि आप पाकिस्तानी इन लोग को नहीं बुलाओगे। एंड वो जो आ भी रहे हैं पाकिस्तान से, कहीं एक्सपर्ट तो लग नहीं रहे वो भी। क्या पता कौन है। हाँ, ऐसा लग रहा है जो कमेंट नहीं कर देते बीच में ही आके वीडियो में, उनको बुला लिया। एक मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, एंड हो सकता है आपको फनी लगे, एवरीवन इज एट लिबर्टी टू लाफ, पर मैं थोड़ा ये वाला चीज ध्वस्त करना चाहता हूँ ऑडियंस के सामने, बिकॉज हमारा चैनल में भी यही एम रहता है कि आप किसी को भी मत मान लो जो कोई कह रहा है। हाँ। किसी ने भी आके कुछ बोल दिया, अपने आगे एक टाइटल लगा दिया, हो सकता है वो हो भी वो, पर किसी ने कुछ आके बोल दिया डजंट मीन कि आप उसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में ले लो, हाँ ये बंदा तो सही कह रहा है जस्ट बिकॉज आई लाइक द वे ही इज सेइंग, या जस्ट बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा है वो नैरेटिव जो थ्रो आउट कर रहा है। तो बट आपको थोड़ा इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लो, 20 लाख लोग देख रहे हैं, गौरव आ रहे हैं, 20 लाख लोग देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि कितने लोग हैं जो इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है। जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है, बाद में लोग आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सड़क की लड़ाई में भी यही होता है सर। अगर वहां पे अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन, और अगर वहां पे आईएनएस विक्रांत, तो खैर मीडिया में आ चुका है कि आईएनएस विक्रांत वहां पे है, व्हाई डोंट यू जस्ट सिंक अ कपल ऑफ पाकिस्तानी नेवी शिप्स, डन। हाँ, कुछ चीज़ें ना क्षणिक होती हैं, जो ये बोल रहे हैं, अच्छा ये इनके खुद के विचार हैं, एक्साइटमेंट अच्छा पैदा कर दिया, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता होगा, तो ठीक है, उनको उनके अपने विचार हैं, जो उनके मन में आए, उनको पूरी आज़ादी है बोलने की, और फैन फॉलोइंग भी हो गई होगी काफ़ी। बहुत। पर युद्ध ऐसे नहीं होते, ना ही कोई गवर्नमेंट इस तरफ से जो है इस तरह से डिसीजन लेती है वॉर में जाने के। मुझे तो लगता है कि हमारे पास ना तो इनपुट है। अब आज की डेट में कोई मुझसे बोले कि आप क्या सलाह देंगे गवर्नमेंट को, भैया मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनपुट ही नहीं है। मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे आगे का भी तो सोचना है कि वॉर तो शुरू करें, ठीक है मैंने बोल दिया, जैसे वो मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बोल दूँ जनरल साहब को नथिंग डूइंग, तुम हो जाओ शुरू कल से, और यदि वो भी बहुत ज़्यादा ओबिडेंट हुए, वो बिना सोचे समझे कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है चलो घुस लो पाकिस्तान में, उसका नतीजा क्या होगा? बहुत ख़राब होगा नतीजा। और कभी भी ऐसा होता नहीं, ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर देश का, किसी भी देश का हो, इस टाइप से डिसीजन लेते हैं, ना ही कोई आर्मी चीफ इस टाइप से डिसीजन मान लेते हैं। हमारे यहाँ उदाहरण है, इंदिरा गांधी ने जो है वो इनसे जनरल मानिक शाह से कहा था कि वॉर पे आप हो जाइए, वॉर शुरू, तो जनरल मानिक शाह ने जो है वही मना कर दिया था, वॉर ऐसे नहीं शुरू होती मैडम, हमको तैयारी के लिए समय चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया था कि यदि मेरे सेंटेंस सुनने के बाद आपको लगता है कि मैं रिज़ाइन करूँ तो मैं रेडी हूँ, मैं रिज़ाइन देने को तैयार हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के आपको बोल रहा हूँ कि हमको इतना समय चाहिए, इसके बाद में जब मैं जाऊँगा वॉर में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विक्ट्री हमारी होगी। इंदिरा गांधी उन्होंने मानी ये बात, और रिजल्ट 71 में सामने ही था। तो ये जो बोल रहे हैं ठीक है, अपने हिसाब से जो भी इनकी समझ है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, बोलने दो। तो एक चीज़ जो अब आई थिंक हमको काफ़ी फेस करने को मिलेगी, ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आपने मेंशन भी किया था
कि ये जो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत चलेगा, तो आप क्या एडवाइस दोगे सबको कि कैसे इससे बचा जा सके एंड क्यों इससे बचना ज़रूरी है? ये बहुत खतरनाक सिचुएशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम शुरुआत ऐसे करते हैं, एक जनरल उसमें बात करते हैं वॉर से अलग हटके। आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स से जब इंटरेक्ट करो तो कई डॉक्टर कहते हैं कि मरीज उनके पास आता है और कहता है गूगल में उसने देख लिया उसको ये बीमारी है, उसने इंस्टाग्राम में देख लिया उसको ये दवाई चाहिए, उसने यूट्यूब पे देख लिया ये एक्सरसाइज करने से उसका ठीक हो जाए। ठीक है, ये तो एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। एक डॉक्टर के पास मरीज जा रहा है, मरीज उसको अपनी बीमारी नहीं बता रहा, मरीज उसको ये बता रहा है कि मुझे ऐसा हुआ और मैंने देख लिया, गूगल में देख लिया मुझे ये बीमारी है, इंस्टाग्राम में मैंने देख लिया मुझे ये दवाई की ज़रूरत है, यूट्यूब पे मैंने देख लिया ये एक्सरसाइज करने से या ये मिक्स विक्स करने से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो अब डॉक्टर कहता है फिर जब तुमने सब देख लिया तो कर लो। दूसरा सीन ये है कि एक ही चीज़ को झूठ को बार बार चलाते जाओ। आज की डेट में यदि देखो, मेरे ख्याल में तो 75% लोग सुबह उठते ही साथ पहले मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल उठा के वो देखना शुरू कर देंगे, अपना व्हाट्सअप देखना शुरू करेंगे, और जाने कितने ग्रुप के तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप मेंबर बन जाते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई पता नहीं कौन होगा, अचानक आपको देखेगा कि आपको उस ग्रुप में शामिल कर दिया। और उस ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप में था, मैं बाद में हट गया, उसमें आर्मी की इतनी बातें आती थी, इतनी समझदारी बातें कोई कर रहा था, इतनी ज़्यादा समझदारी कर रहा था कि हमको तो ये इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ये सब। अब कौन था, किसने किया, एनीवे मैं तो हट गया उस ग्रुप से। ये मीडिया को हमको यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, सही इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन मुझे तो लगता 10% भी नहीं रहेगी। अब टीवी पे न्यूज़ तो शायद चलती ही नहीं है, डिस्कशन होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे जो है घंटों डिस्कशन होते हैं और कुछ कंक्लूजन कुछ नहीं है। एक चीज़ का जो है ना, यदि वो कंक्लूड करें कि ओके सब मिलके गवर्नमेंट को एक ये हम सब ने डिस्कस किया और एक ये हम पॉइंट पे आए हैं कि शायद ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होते, वो कुछ नहीं होता। ऐसे ही व्हाट्सएप पे देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ से एक्सपर्ट पैदा हो गए और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि अपने को लगता है कि अरे हम तो बेवकूफ़ हैं बिल्कुल, हमको तो आता ही नहीं कुछ भी, तो बुद्धू रह गए लाइफ में। ये देखो कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। बीच में मैंने जो है वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना शुरू किया, व्हाट्सएप पे मैं देखता था जाने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं उसको फिर से पढ़ता था उस वाल्मीकि रामायण, तो वो तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, वो है ही नहीं, किसी एक ने शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल आउट ऑफ द वे है, बट फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक काफ़ी लोग तुम भी सुनोगे कि एक ने कहा कि जब भगवान जो है वहाँ गए, उन्होंने पूजा करने की कोशिश करी शंकर जी की, तो उन्होंने रावण को इनवाइट कर लिया, रावण आया, सीता को लेके आ गया रावण यहाँ, रावण ने पूजा भी करवा दी और उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है आपका पूजा का, तो राम ने उनको बता भी दिया कि हम लंका जीतना चाहते हैं, तो उसने उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये कहीं नहीं लिखा और उस पर लेक्चरबाजी चल रही। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिस पे बहुत सारे एक्सपर्ट हो गए। तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड शुरू हो चुका है इंडिया में, बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को बोलता हूँ कि इस पर विश्वास मत करो, टेक्स्ट बुक हैं उनको पढ़ो और चीज़ें देखो कि यहाँ कितनी सच्चाई है इन सब बातों में। इन्फॉर्मेशन के लिए शुरू हुआ था ये सब कि इन्फॉर्मेशन गैदर हो। अब जैसे एक ग्रुप है, आपको किसी को एक कॉमन इन्फॉर्मेशन देनी है, फॉर एग्जांपल पार्टी ऑर्गेनाइज करिए, सबको बोलना है कि भाई इतने बजे पहुंचाओ। कितना अच्छा मीडिया ये। पहले ज़माने में शादी के कार्ड छपते थे, वो पोस्ट करते थे, वो पहुँचते ही नहीं थे, वो कार्ड, इन्विटेशन कार्ड पहुँचते ही नहीं थे। अभी जो है विद इन सेकेंड जो है आपने ग्रुप बनाया कि इन लोगों को मुझे इन्वाइट करना है, आपने वो कार्ड ई कार्ड बना के उसमें डाल दिया, विद इन सेकेंड जो है सबके वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उसका यूज़ गलत ढंग से यूज़ हो रहा है कि बहुत डरावनी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, नॉट ओनली व्हाट्सअप, टीवी में भी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ जाड़ के एक बहुत पुरानी बात है, किसी ने कहा था कि वहाँ हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया, वो उसकी छानबीन चली कहाँ हो गया एक्सीडेंट, फोटो भी आ रही थी टीवी पे। जब पता चला, जब बहुत लोगों ने ध्यान से देखा, अरे ये तो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है ही नहीं, और उस पर चर्चा शुरू हो गई थी कि ये हो सकता है, पायलट एरर हो सकती है, टेक्निकल ये हो सकता है, रशिया का था तो रशिया ने कुछ गलत पार्ट दे दिए या HAL ने गलत पार्ट, मतलब पूरी डिस्कशन शुरू हो गई। बाद में जब ध्यान से देखा तो वो हेलीकॉप्टर है ही नहीं, कहानी पूरी बन गई। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, और मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट कर ही रही है। लोकल लेवल पे भी जो है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है कुछ इस पर काम होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को बहुत स्ट्रिक्ट
कदम उठाने पड़ेंगे इसके लिए। बहुत डेंजरस माहौल होता चला जा रहा है देश में, बहुत ज़्यादा डेंजरस माहौल होता चला जा रहा है। कम्युनिटी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी लिखना, भड़काना उसको। और होता है कि एक कॉमन आदमी, यदि जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मालूम है, लकीली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे धर्म के बारे में कोई गलत शलत लिखता चला जाएगा तो हो सकता है 8-10 बार पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में भी आना शुरू हो जाए बिल्कुल कि हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। तो और ये हो रहा है, मीडिया में जो है ये सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये इस पे सरकार को जो है कड़े कदम उठाने। इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था पिछले साल के बिगेस्ट रिस्क टू इंडिया इज मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल है। अभी जब यूएस ने कुछ ठोस कदम उठाए थे तो उस पर कितने लोगों ने यूट्यूब बना दिया, उतने लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। जैसे आपने शुरू में बताया था, जब हमने शुरू में बातचीत चालू की, कि टेररिस्ट ये चाहते थे कि डिवाइड पैदा हो, कम्युनल टेंशन्स पैदा हो। कितना बड़ा रिस्क है आज के डेट में ये देश के लिए? बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि देश क्या है, देश यहाँ के लोगों से बना है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है देश बनाने में। उन्हीं में से हम लोग फिर कुछ लोगों को चुनते हैं, वो चुने लोग सरकार बनाते हैं, वो देश के हित में पॉलिसीज लेते हैं। तो देश की जो जनता है वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। यदि वही डिवाइड हो जाएगी तो रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे और वो एक दूसरे को मारने काटने में लग जाएंगे, तो देश कैसे चलेगा? तो बहुत सारे लोग तो जो दूसरी कंट्रीज में भी यदि देखो, यदि किसी भी देश को खत्म करना है तो उनके लोगों को आपस में बढ़ा दो। जनरली कू तो ऐसे ही कराया जाता है, ऐसे ही होता। अब चाहे बांग्लादेश का वो देख लो, बांग्लादेश में बिना मतलब कि आपको सरकार गिरानी है तो सरकार गिराओ। यदि किसी देश की सरकार गलत काम कर रही है तो वहां की जनता को पूरा हक है उस सरकार को हटाने का। अब वो सरकार को हटाने का तरीका, कई तरीके हो सकते हैं। वॉलेंट तरीका भी हो सकता है, पीसफुल प्रोटेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में मतलब सरकार गिराई उसके बाद जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अटैक करना, तो इसका मतलब आपका एम सरकार गिराना नहीं था। या कोई आपको बोल रहा है कि सरकार गिराना तो एक दिखावे का चेहरा हो गया, लेकिन आपको आपस में भिड़ जाना है कम्युनिटी, तो वो तो देश खराब, खत्म हो जाएगा देश। तो ये एक टेररिस्ट अटैक, इसके पहले भी हुए इंडिया में टेररिस्ट अटैक, पूरे कंट्रीज में, जाने कितनी कंट्रीज में हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक। हमारे यहाँ तो बहुत हो चुके हैं, कश्मीर में जाने कितनी बार हो चुका है, अमरनाथ के यात्रियों को मार दिया। लेकिन मारने के बाद में आए उन्होंने गोली चला दी। अब उस गोली चलाने में कई हो सकता है कश्मीरी भी मर गए हों, जो यात्री वहां पे गए हैं वो मरे, हो सकता है जो वेंडर वहां पे हो सकता है वो मर गए हों। लेकिन किसी को पॉइंट ब्लैंक मारना और मारने के पहले पूछना कि तुम हिंदू हो, तो ये तो एक सीधा साधा एक साजिश थी, सीधे साधा इंडिकेशन था कि वो हमारे देश में जो है ये एक माहौल पैदा करना चाहते थे कि हिंदुओं को तो हम मारेंगे। लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि हमारा बॉन्ड जो है, इतने सालों का हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बॉन्ड है कि वो ना तो कभी होगा, ना मैं कभी देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। और ना है कोई भी देश कोशिश कर ले, जिसने भी कोशिश करी ये सब करने की, वो फेल हो गया और वो फेल ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में जो है इस टाइप के दंगे हो जाए, कभी दंगे नहीं हो सकते। एक नेवी के ऑफिसर थे विनय नरवाल, वो और उनकी वाइफ हिमांशी नरवाल, वो थे पहलगाम में जब ये हुआ अटैक, एंड विनय नरवाल को टेररिस्ट ने मार दिया। हिमांशी नरवाल ने आके एक एक्चुअली बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया, सिमिलर टू जो आपने दिया, कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए। एंड उसके बाद से जो ट्रोलिंग चालू हुई, मतलब लोगों ने ऑनलाइन क्या क्या नहीं बोला, इतना तक के उसको बोल दिया ये तो साजिश में इन्वॉल्व थी। 6 दिन हुए उनकी शादी को, उसको बोल दिया तो साजिश में इन्वॉल्व थी, इसने अपने कश्मीरी बॉयफ्रेंड्स को बता दिया होगा, उसने टेररिस्ट को टिप ऑफ कर दिया होगा, उसके पीछे की कहानियां बनाने लग गए लोग के, तो जेएनयू में थी तो वहाँ मुसलमान इसके दोस्त थे, उनके कमरे में जाती थी रात को पढ़ाई करने के लिए, और इतनी गंदी गंदी चीज़ें कि मैं क्यों ऐसे वर्ड्स खुद यूज़ करूँ। देखो बहुत गलत बात है वो। उस लेडी की मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करना चाहिए कि जिसका हस्बैंड जो है उसके सामने उसके हस्बैंड को मार दिया गया है, वो किस स्थिति में होगी। उसने अपना हस्बैंड खो दिया, उसकी दुनिया बदल गई, क्या क्या सोच रही होगी और अचानक क्या हो गया। अब वो कभी पहलगाम जाएगी, जाएगी तो उसके दिमाग में वो सब चीज़ें घूमती रहेंगी। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने अपना हस्बैंड खो दिया है, किसी ने अपना बेटा खो दिया है, बच्चों के सामने फादर को गोली मार दी, तो वो क्या बोले, मतलब वो बोले कि हमको भी दो बंदूक, हम भी जाके मारना शुरू कर देंगे। तो यही तो टेररिज्म है।
तो मतलब एक को हम ख़त्म करने के चक्कर में 10 और पैदा कर रहे हैं। तो वही समझदारी वाली बात है, वही समझदारी वाली बात है। ठीक है, अभी जैसे उनका बदला तो हो गया, अभी उनका बदला ले लिया गया। इंडिविजुअल तो वो बदला ले ही नहीं सकते थे कभी। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, जब उन पे पॉइंट ब्लैंक उनके ऊपर वो बंदूक तानी जा रही थी तो अरे भिड़ जाते, मरना तो है ही, मरना तो था ही उनको। जिस तरह की बातें जो उनके परिवार वाले मुझे बता रहे हैं, मुझे तो लगता कि एक आध की बंदूक छीन लेना था, मर जाते तो मर जाते। मारने तो आई थे, वो तो इंटेंशन ही उनका मारने का था और बहुत ही गंदे ढंग से उन्होंने जो है वो मारा है किसी को। मतलब पॉइंट ब्लैंक इतनी हाई फाई राइफल लेके एकदम से मार देना, बिल्कुल तो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, बहुत दर्दनाक मौत थी। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि हमें किसी के बारे में इस टाइप की कोई बातें नहीं करना चाहिए, उसका दुख हमें समझना चाहिए। और उसने बड़े मैच्योर वे में जो बात करी है वो भी अच्छी बात करी है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें आपस में जो है वो ये सब चीज़ें नहीं करना। ये पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। आई नो कि इट इज़ नॉट, आपने जैसे पहले ही बताया कि एडवाइस में कैसे दूं जब इनपुट्स ना हो। तो आपको क्या लगता है कि अब थोड़ा शांति रहेगी? इंडियन गवर्नमेंट को जो करना था वो कर लिया, एंड ये जो जिस तरीके से बात करते हैं मारने की, काटने की, तो मैं आपको एक्चुअली 2 ओपिनियन चाह रहा हूँ, इनफैक्ट मैसेज चाह रहा हूँ आपसे कि जो मारने काटने की बात करते हैं, मेरा इसमें तो ओपिनियन ये है, और जो मैं ओपिनियन कैसे बनाए वो भी आपको बताता हूँ। मैंने काफ़ी जो वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं अमेरिकन्स, समहाउ उनके पॉडकास्ट मैंने काफ़ी सुने, एंड वो बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ वॉर, क्योंकि वो ये बताते हैं कि अगर आप एक को मारते हो तो इतने और खड़े हो जाते हैं। अगर आप अपन इजराइल हमास का देखें तो आज हमास के पास उतनी ही फोर्स हो गई है, बिल्कुल, उतने ट्रेंड पर्सनल नहीं होंगे, वो अलग बात है, बिल्कुल। पर उतने ही लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने देखा कि मेरे परिवार को कैसे मारा, तो वो और खड़े हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, टेररिज्म का? ये तो आप बता चुके हो कि पाकिस्तान के साथ वॉर करना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे घर की क्लीनिंग जो है वो हम रोज ही करते हैं, रोज ही जो है ना वो आएगी, सफाई वाली आएगी, वो आएगी, रोज ही करते हैं। तो क्लीनिंग रोज ही करनी पड़ती है। यदि हम सोचें कि हमने एक बार आज हमने जो है घर को क्लीन कर दिया, अब वो घर हर समय क्लीन रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। घर में तो आएगी गंदगी। तो ये टेररिस्ट और टेररिज्म जो है वो वैसे ही है, इसकी रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है अपने घर में। हाँ, इसकी बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने अपना इतना नेटवर्क बना लिया है, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है बहुत सारे लोगों को कि वो यहीं पे रह के जो है वो यहीं पे ये सब वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इंडिया में रह के, इंडिया में रह के ये इतना ज़्यादा आ जा नहीं रहे हैं बॉर्डर से, तो ही एक आध आता जाता होगा, बट वो 10 लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दे जाता है, ठीक है। और वो मिक्स हो चुके हैं क्राउड में। उनको जो है ना इस भाषा में कहते हैं OGW, ओवर द ग्राउंड वर्कर। तो मुझे लगता है सरकार भी इस काम में लगी हुई है, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये हर नागरिक की, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे कहीं हो, हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम OGW उनको पहचानें, कौन है ये लोग। क्योंकि देश इतनी बड़ी समस्या से उलझ रहा है कि कुछ नहीं पता कि किस सिटी में कितने लोग हैं ये लोग। वो अच्छा खासा कई बार आता ना, अचानक पेपर में आता है, अचानक न्यूज़पेपर में पता चला कि वो वहाँ पे टाइपिस्ट था, वो वहाँ पे ऑफिसर था, वो ये था, लेकिन वो निकला टेररिस्ट से, उसका लिंक निकला। तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है और हम सबकी, पूरे देशवासियों की ये जिम्मेवारी है कि उनको पहचानें और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। जब सब मिलके ये काम करेंगे तभी मुझे लगता है कि टेररिज्म को हम कंट्रोल कर पाएंगे। यदि हम सोचें कि बस सरकार जो है वो बार बार जाके पाकिस्तान में ये इनके टेररिज्म के जो कैंप चल रहे हैं उन पे अटैक कर दे, ये सब कर दे, मुझे लगता नहीं है कि उससे टेररिज्म ख़त्म होगा। टेररिज्म ख़त्म करने की जिम्मेवारी हम सबको उठानी पड़ेगी। हम जब सब जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे गवर्नमेंट को, हम जब सब जो है यहाँ के जो जितने भी एजेंसीज़ हैं हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये सस्पेक्टेड है, उस पर नज़र रखी जाएगी, उसके लिंक ढूंढे जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा एक पैमाने पे हमको काम करना पड़ेगा। यदि हम केवल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे कि बस हम तो टीवी में आके हल्ला वल्ला मचाएंगे, गवर्नमेंट स्ट्राइक कर देगी, शांत हो गए, उसके बाद जो है 4 महीने बीते नहीं, 5 महीने बीते नहीं कि फिर एक बार जो कुछ हो गया, हमने फिर से रोना गाना हल्ला मचाना शुरू किया। हो सकता है गवर्नमेंट फिर से एक बार टेररिज्म के कैंप पे अटैक कर दे, फिर वो, तो ये साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को ब्रेक करने का एक जो तरीका जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि हर एक कोई विजिलेंट रहे, हर एक कोई ध्यान रखे, आँख कान सब खुली रखे कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो कौन है, क्या करते हैं,
और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है सरकार के पास पहुंचाए। ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है, तभी हम जो है इससे निपट पाएंगे। यदि हम सोचें कि केवल गवर्नमेंट करेगी या मिलिट्री के लोग करेंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम उससे कभी ख़त्म कर पाएंगे उसको। आपने बताया कि काफ़ी मुश्किल दौर आ सकता है कंट्री में, तो आप और क्या मैसेज देना चाहोगे देशवासियों को? पहली बात तो हमें टेररिज्म से डरना नहीं है, टेररिज्म से डरना नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम डरें। और अभी तो जो वारदात हुई है उससे वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ जाएं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हों जिससे वो पता चल रहा है, या डिसइंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने बात करी थी, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं, हम गवर्नमेंट की हर चीज़ को हम रिजेक्ट करना शुरू कर दें, हम तोड़ फोड़ मचाएं। अब हम अंग्रेजों का राज नहीं, अब तो हमारी गवर्नमेंट है ना, हम बसें तोड़ने लगते हैं, हम ये करने लगते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारी खुद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे कुछ अचीव नहीं हो सकता। हम केवल गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रह सकते, हम हर चीज़ दूसरे के बल पे नहीं जीत सकते। हमको खुद को भी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, हमको खुद पहचानना होगा कि क्या गलत है क्या सही है, और हमको पूरी तरह से जो है वो चौकन्ने रहना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि ये आदमी, फॉर एग्जांपल यदि हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो उस कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमको क्या करना, नहीं, आप इस देश में हो, कल को जो वारदात वहाँ कश्मीर में हो चुकी है वो किसी और सिटी में भी हो सकती है। हमारा ही जान पहचान का, हमारा ही कोई रिलेटिव इस चक्कर में फंस सकता है, हो सकता है टेररिस्ट अटैक में जो है वो उसको भी क्षति पहुँचे। तो हम सबको जो है बिल्कुल कलेक्टिवली इस बात को सोचना पड़ेगा और इस बारे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। कि पड़ोसी है तो हम ये नहीं सोच सकते हमें क्या करना, नहीं, आपको करना है, आपको ध्यान रखना है कौन है वो, या सड़क पे कोई घूम रहा है या आपको लगता है ये इंसान, शक है उसके ऊपर, ज़रूर बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, वहाँ की जो भी डिपार्टमेंट है उनको इंटीमेट करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, और डिपार्टमेंट को भी उसको जो है ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना चाहिए, तभी हम इससे निपट पाएंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान काम है ये। एंड भारतीय एकता जिंदाबाद। भारतीय एकता जिंदाबाद, ये तो भारत ने दिखाई दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी कोशिश कर ली काफ़ी लोगों ने आपस में बढ़ाने की, लेकिन नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा तो अभी तो डिफेंस सर्विसेज, उन्होंने फिर से एक बार अपना शौर्य दिखा दिया, जाके धड़ाधड़ जो है, जो टीवी पे इतने लोग बोल रहे थे मारो काटो, तो उनकी बात भी रख ली उन्होंने, मार भी दिया, काट भी दिया। और हम जैसे लोग जो बोलते हैं कि समझदारी से काम लो, तो वो भी ले लिया। कर लिया। तो सब तरह से जो है हमारी जीत हुई है, और आगे भी जीत होती रहेगी। टेररिज्म जो है आता जाता रहेगा, उसकी जड़ों पे अटैक करते रहेंगे, एसिड डालते रहेंगे, जड़ें कभी तो खत्म होंगी। बस हम सबको मिलके इस काम में सरकार का हाथ बटाना है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल के इतना एनलाइटन किया हमें, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऑडियंस भी इससे बहुत कुछ, अगर किसी के दिमाग में कुछ इस टाइप के, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई जो चीज़ आप सब टीवी और उस पर देखते हो वैसा नहीं है कि सब चीज़ वैसे ही हो। एंड एक आई बिलीव एक वाइज वॉइस आपने दी है, एक वाइज हेड है हमारे साथ जिन्होंने एक बहुत क्लियरली बताया व्हाट हैपेंड एंड आगे कैसे मेंटालिटी रखनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।